Very good afternoon, friends. I welcome you in this virtual meeting of Srinagar Keshapuram CP Study Circle. Today we are having with us CA Rano Jain ji, who is an ex-ITT member. He was recently nominated for membership of NCLT also, although she chose not to opt for that position and to serve the profession. He is into core income tax practice, practicing in CIT appeals, ITAT, and besides that, guiding members. Very humble by nature. आपको उनको देख के या उनसे बात करके ऐसा लगेगा ही नहीं कि शी इज सो लर्नेड. मेरा क्या होता है, कई बार ना मैं अपनी जो भी रिकॉर्डिंग है, कई बार क्या होता है मैं बायस्ड होता हूँ, जैसे तो मैं अपनी मिसेस को भी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कई बार, तो उनसे व्यूज पूछता हूँ कि शी इज ऑल्सो डॉक्टरेट बाय प्रोफेशन, हालांकि साइंस में है वो, लेकिन 28 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, तो उनसे भी मुझे फीडबैक मिलता रहता है. तो अबाउट मैडम, when she listen to her deliberation on YouTube, तो बोलेंगे she is really learned और प्रैक्टिकल एक्सपोजर है. मेन देखिए क्या होता है कि सब लोग हम प्रैक्टिस में हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल इनपुट्स हमें उन लोगों से मिल पाते हैं जो पढ़ते भी हैं साथ में. कई बार हम लोग क्या होता है कि वी आर इनटू वन साइड ओनली, हमारे पास ना दोनों साइडें नहीं होती. या तो हम पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं, उनका काम होता है जैसे तैसे काम निकाल लेना है बस. अब एक्ट में क्या लिखा है कई बार उनको पता भी नहीं होता. लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने लॉ को सिर्फ स्टडी नहीं किया, अप्लाई भी किया है, जजमेंट्स भी लिखी है, तो उनसे बढ़िया ऐसे टॉपिक पर, और ये इतना डेलिकेट टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब ये नहीं है भाई कोई भी इनकम आपके पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, आपने 10 बंदों को 1-1 करोड़ रुपए बांट दिए, भैया अपने अकाउंटों में जमा करा दो, 8% टैक्स दे के पवित्र हो जाओ. तो क्या वो ठीक है? नहीं है. To discuss all these issues, we have invited CA Rano Jain ji to deliberate on this. And with this, it is all between the participants and CA Rano Jain ji. I would request all the members to stay muted during the proceedings. आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लास्ट के जो 15-20 मिनट्स है, हाफ एन आवर है, वो हम लोग डिस्कशन के लिए रखेंगे. ठीक है. अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं तो हम देखेंगे कि 1 घंटे के बाद भी 10-15 मिनट का हम जो है डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं. बट आई वुड प्रेफर कि पहले उनका लेटर कंप्लीट है डेलिब्रेशन, क्योंकि क्या होता है कई बार ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेलिब्रेशन ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं. So with this, over to CA Rano Jain. Thank you, Gupta ji, and good evening, everyone. Thank you, श्रीनगर केशवपुरम स्टडी सर्कल. मैं गुप्ता जी से मजाक कर रही थी कि आपने मुझे पहली बार बुलाया है, क्योंकि ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, मेरा घर भी यही है, मेरा ऑफिस भी यही है. चलिए कोई बात नहीं, किसी भी चीज की पहली बार तो होती है. तो नाउ आई एम द पार्ट ऑफ द फैमिली. गुप्ता जी, है ना? Yes, बिल्कुल बिल्कुल. एक बड़ी शुरू करने से पहले एक बड़ी रैंडम सी थॉट आ रही है. एक्चुअली दिन में सोच रही थी, आई एम फ्रॉम अ जैन फैमिली, एंड यू नो आजकल वो पर्यूषण चल रहे हैं, तो हमारे बड़ों ने बड़ा हमें ये सिखाते थे कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रभावना इन जैनिज्म. जैनिज्म में ये कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान की प्रभावना करना शायद उससे भी बहुत बड़ी बात है. प्रभावना मतलब ज्ञान का विस्तार करना, उसको फैलाना, बढ़ाना, डिस्ट्रीब्यूट करना. तो मेरा आज का ये डेलिब्रेशन जो है ना, दैट इज डेडिकेटेड टू गुप्ता जी फीलिंग ऑफ दिस प्रभावना, क्योंकि आई एम टू इम्प्रेस्ड विद गुप्ता जी ज़ील ऑफ दिस प्रभावना. जो मैं देखती हूँ जिस तरह से वो सेल्फलेसली ज्ञान को बांट रहे हैं, और जितने भी लोग उनके साथ आ रहे हैं और सबको साथ में लेते चले जा रहे हैं, दैट इज रियली कमेंडेबल. मतलब हम लोग चाहकर भी वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम सबको गुप्ता जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए. एंड गुप्ता जी, प्रोफेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू. आप सीरियसली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई एम रियली अ फैन ऑफ योर्स. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स.
आपको पता है मैं वैसे भी आपको कुछ फॉलो सा करती रहती हूँ। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी गुप्ता जी। हाँ बिल्कुल मैडम, यू हैव बीन मेड को-होस्ट, यस यस, नाउ स्क्रीन इज विजिबल, यस। नहीं, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, बट मेरे स्क्रीन पे 2-3 स्क्रीन आ गए, ये क्या हुआ? कोई नहीं, आप ना स्लाइड शो में जाकर स्लाइड शो में चले जाइए तो और बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। ये अब ठीक आ रहा है? नाउ इट इज बेटर, यस यस। चलिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे बात करते हैं। वैसे मुझे आधा स्क्रीन नजर आ रहा है, समहाउ मेरा ना ये कवर हो रहा है, ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहे हैं इनसे, आई डोंट नो, ये सारे डायलॉग बॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये तो टेक्स्ट तो लीव, पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ एक मिनट, लिखा ना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रानोज एंड लीगल, यही लिखा हुआ ना मैम? हाँ जी एक मिनट सर, मुझे जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ हाँ, नहीं, बट आई वांट टू सी दैट, अदरवाइज मेरे को दिक्कत होती है, समवन हैज टू बी देयर। कोई बात नहीं, रहने दे, मैं देख लूंगी। हाँ ऐसे रहे, यू कैन जस्ट मूव इट अराउंड, वो उसको भी तो ऊपर करना है ना, जो नीचे वाला डायलॉग बॉक्स है जिसमें चेहरे आ रहे थे, बस मैं कर लूंगी, यू कैन मूव इट अराउंड, आई मैनेज, थैंक यू, आई एम सॉरी। तो गुप्ता जी इसको शुरू करती हूँ मैं, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ बातें क्लैरिफाई करना चाहूंगी, क्योंकि मैं पहले भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पर कई दफा बोल चुकी हूँ। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है टॉपिक डेफिनेटली, और मैंने और मेरी टीम ने इसके ऊपर काफी मेहनत भी करी है, तब हमने ये डेलिब्रेशन बनाया है। लेकिन आप सबको ये वाली बात माननी पड़ेगी, मैं हूं या जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब इक्वली क्वालिफाइड, इक्वली लर्नेड हैं। तो मैं जो भी बोल रही हूँ दैट इज माई व्यू ओनली, वो मेरा व्यू या मेरी टीम का व्यू निकल के आता है। किसी को भी उससे अगर एतराज है या नहीं है, कोई एग्री करता है, तो वी कैन टॉक ऑन दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ, जस्ट बी ऑन योर टोज, आप भी पढ़ाई कीजिए, और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उसमें कोई गलती है तो मुझे बताइए, या कहीं ऐसी क्योंकि इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है, 2017-18 से बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे, तो दैट वे अभी हमारे पास बहुत ज्यादा जुडिशियल रिव्यू नहीं है, बहुत सारे कोर्ट केसेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकती जो मैं बोल रही हूँ वही बाद में रहेगा या उसका कुछ उल्टा हो जाएगा, दैट डिपेंड्स, जब केसेस आएंगे तो जस्ट ये राइडर मैं लगाना चाह रही थी कि मैं आई बी जस्ट गिविंग माय ओपिनियन, अदरवाइज आप पढ़िए और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। व्हाट इज प्रिजम्पटिव? मेरे पास बहुत सारे पिछले दिनों सवाल आए, बहुत सारे सवाल आए कि भाई अगर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो क्या हमें ऑडिट कराना पड़ेगा, क्या हमें बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी? तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, लेकिन हाँ इनमें कहीं कहीं कुछ कंफ्यूजन सेक्शंस में आता है, लेकिन उसको समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी इफ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजम्पटिव। हमने एक ये डिक्शनरी में से निकाला है, दिस इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो कहती है प्रिजम्पशन का मीनिंग द एक्ट ऑफ बिलीविंग दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। मतलब कोई चीज नहीं है और किसी के होने का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको एज्यूम कर लोगे, जैसे हम अलजेब्रा में करते थे ना, assuming that the age of the father is x and the age of son is y, तो वो एक assumption होती है जो एक्चुअली होती नहीं है, हम मानकर चलते हैं। प्रिजम्पशन उससे थोड़ा सा अगला वाला स्टेप है, जहां एक फैक्ट को मान लिया जाता है ना होते हुए भी, तो दैट इज द बेसिस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं आगे आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो यू विल गेट इट। क्या पर्पस क्या है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, व्हाट इज द रियल पर्पस? ये एक डिसीजन है चंडीगढ़ बेंच का, नंदलाल पोपली वर्सेस डीसीआईटी। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि ये मेरा ही लिखा हुआ वो है, जजमेंट है, लेकिन जब मैं खोलती हूँ तो इसमें कुछ समहाउ गलती से या सही से, आई डोंट नो, 2-3 सेंटेंस बड़े अच्छे से आ गए हैं,
जो रियली क्या पर्पस है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का उसको क्लियर करते हैं। इट सेज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज द डीम टू बी, कुछ गलत हो गया, जस्ट अ मिनट। जितने भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के, ये इसको ऊपर कर सकते हो बेटा, मेरा ना ये वर्डिंग पूरी नहीं आ रही है इसमें, इसको इधर ले आओ। हाँ। इसको आप कभी भी मूव कर सकते हो, you just have to double click on this and अपने टेक्स्ट के हिसाब से just move it, okay? जब भी करना हो। The first important term here is deemed to be। आप नोटिस करेंगे जितने भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं उसमें वर्ड्स यूज्ड इज द इनकम इज डीम्ड टू बी, फिर उसमें एक कंप्यूटेशन मैकेनिज्म दिया है which proves that in such cases there is no income to the extent of such percentage. However, to that extent income is deemed मतलब इनकम को माना गया है। The undisputed fact is that deemed means presuming the existence something which actually is not. Therefore, it is quite clear that though for the purpose of levy of income tax 80% or more may be considered as income, but actually this is not the actual income of the assessee. This is also the purport of all provisions relating to presumptive taxation. तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। एक्चुअली क्या हुआ था इस केस में, जो हमारे पास लेकर आया था व्हेन आई वाज सिटिंग इन द चंडीगढ़ बेंचेस, उसमें कुछ ऐसी कहानी थी कि उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दिखाया, अपना 8% पर उसने इनकम दिखाई। तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि आप अपना बैंक अकाउंट दिखा दो। उन्होंने अपना बैंक अकाउंट दिखाया तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि भाई अगर 100 में से 8 आपकी इनकम है तो 92 आपके खर्चे होने चाहिए, लेकिन आपके बैंक में तो पैसे बहुत कम निकले हुए हैं, इसका मतलब आपने कहीं और से खर्चा किया है। और उसने कुछ एडिशन कर दी टू दैट एक्सटेंट जो खर्चे में डिफरेंस आ रहा था। तो हमने कहा भाई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब ही ये है कि 8% आपकी इनकम है नहीं, लेकिन सरकार ये मान लेती है कि आपकी 8% इनकम है और उसके ऊपर आप टैक्स दे दो। जैसे 8% इनकम नहीं है वैसे ही 92% आपका खर्चा नहीं है, लेकिन ये मान लिया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बैंक में दिखाओ आपने 92% खर्चा कहाँ से किया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का पूरा रिजीम खड़ा हुआ है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो हमें आगे आसानी हो जाएगी। यार इसमें मेरे को ये एक छोटा सा हमने चार्ट बनाया है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगी अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा खींच जाएगा, कि किस किस को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। 2 हिस्सों में बांटा है, या तो बिजनेस होगा या प्रोफेशन। बिजनेस भी या तो प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज वाले होंगे या फिर अदर बिजनेसेस होंगे। इस पूरे प्रिजम्पटिव रिजीम में इन्होंने प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज वाले बिजनेस को एक तरफ रखा है, बाकी सारे बिजनेसेस एक तरफ। अब ये अगर आप प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज वाले में बिजनेस में हैं, तो अगर आपके पास पूरे साल में किसी भी वक्त 10 से ज्यादा ट्रक या 10 से ज्यादा कैरेज नहीं है तो आपको 44 AE का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर 10 से ज्यादा कैरेजेस हैं तो आपको प्रिजम्पटिव का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको नॉर्मल प्रोविजन में जाना पड़ता है। ऐसी अदर बिजनेसेस में अगर आपका पूरे साल में टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको 44 AD का बेनिफिट मिल जाता है, और अगर ज्यादा है तो आप नॉर्मल प्रोविजन में चले जाते हो। एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही प्रोफेशन है, प्रोफेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कुछ प्रोफेशन डिफाइंड है 44 AA1 में। अगर आप उन प्रोफेशन में आते हो और आपकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको 44 ADA का बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर आपकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप नॉर्मल प्रोविजन में चले जाओगे। सिमिलरली अगर दूसरे कोई प्रोफेशन है तब भी आप नॉर्मल प्रोविजंस में चले जाओगे। दिस इज जस्ट अ समरी कि किस तरह से आपको मिलता है। अब हमें कौन कौन से सेक्शंस इसमें समझने चाहिए। 44 AA, 44 AB, AD, AE और ADA। ये मैंने इसलिए लिखा है कि क्योंकि देयर आर सम अदर सेक्शंस, 44 BB भी है, BBB भी है, उसको आज हम नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज दैट रिलेट्स टू फॉरेन कंपनीज एंड नॉन रेजिडेंट्स। उसको अगर मैं बीच में डालूंगी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए अब मेरा जो
थीम रहेगा पूरे इस डेलिब्रेशन का। आई विल गो सेक्शन वाइज, मैं एक एक सेक्शन खोलूंगी, उसके सब सेक्शंस खोलूंगी और उनके साथ साथ ही मैं उनमें जो इश्यूज आते हैं वो बताने की कोशिश करूंगी, और एंड में या एक एक सेक्शन के बाद हम उन सारे सब सेक्शंस को सिंक्रोनाइज करेंगे। पहला सेक्शन 44A, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्संस कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि किसको बुक्स मेंटेन करनी है मैंडेटरीली एज पर इनकम टैक्स एक्ट और किसको नहीं करनी है। तो हम सेक्शन शुरू करते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोफेशन or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the board in the official gazette shall keep and maintain such books of accounts and documents as to enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of this act. ये बड़ा सिंपल है। इन्होंने 7 प्रोफेशंस को इस सब सेक्शन में डाला है। लीगल, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी जिसमें हम लोग आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन, ये 7 प्रोफेशन सेक्शन में डाले हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर सीबीडीटी कुछ नोटिफाई करती है तो वो वाले प्रोफेशंस उनको विदाउट एनी कंडीशन, आप नोट करेंगे इस सब सेक्शन में कोई कंडीशन नहीं दी, उनको बुक्स मेंटेन करनी ही करनी है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगे जब इनके प्रिजम्पटिव रिजीम में जाएंगे। तो ये सब सेक्शन 1 सिर्फ प्रोफेशन की बात करता है और सिर्फ वो वाले प्रोफेशंस जो इस सब सेक्शन में दिए हुए हैं। 7 प्रोफेशंस इसमें दिए हुए हैं और कुछ सीबीडीटी ने नोटिफाई कर रखे हैं। अब रूल 6F में लिखा हुआ है, ये मैंने जान के ये वाला रूल इस सिचुएशन में डाला है। रूल 6F बताता है कि आपको कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है। आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट एरिया, मैं ये नहीं बताने वाली कि आपको कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है, लेकिन जब ये सब सेक्शन 1 की मैं बात करती हूँ प्रोफेशन की, तो रूल 6F कहता है एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और फिल्म आर्टिस्ट, ये मैं आगे बताऊंगी, ये दोनों ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और फिल्म आर्टिस्ट नोटिफाइड हैं, सीबीडीटी ने नोटिफाई कर रखा है। 44AA1 में आते हैं। Shall keep and maintain the books of accounts and the other documents specified in sub rule 2. Sub rule 2 में दे रखा है कौन कौन से बुक्स आपको मेंटेन करनी, लेकिन यहाँ एक प्रोवाइजो डाला हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट रूल्स, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। जब मैंने एक्ट पढ़ा था तो सिर्फ वो ये बात कर रहा था कि ये वाले प्रोफेशनल्स जो हैं उनको बुक्स मेंटेन करनी है एज पर रूल 6F। 6F सबके लिए है, किसको कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है। तो जब मैं रूल 6F में आती हूँ तो सब रूल 1 कहता है कि ये वाले प्रोफेशंस, वही वाले, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है एज पर सब रूल 2। सब रूल 2 में लिखा हुआ है वो कैश बुक, लेजर वेजर, लेकिन देयर इज अ प्रोवाइजो टू दिस रूल, दिस सब रूल, जो कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी प्रीवियस ईयर in the case of any person if his gross total receipt in the profession do not exceed 1,50,000 rupees in any one of the 3 years immediately preceding the previous year। मतलब उस प्रोफेशनल को जिसके रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 3 सालों में से किसी भी एक साल में 1,50,000 से उसकी ज्यादा रिसीट थी, और where the profession has been newly set up in the previous year, his gross total income receipts in the profession for that year are not likely to exceed the said amount। अब क्योंकि ये पिछले 3 साल की बात करता है तो ये कह रहे हैं अगर आपका नया शुरू हुआ है तो देख लो, अगर आपकी 1.5 लाख से ज्यादा बढ़ने वाली है ग्रॉस रिसीट्स तो आपको बुक्स मेंटेन करनी है। ये मैंने रूल यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि मैं यहाँ एक चीज बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए एक्ट कहता है, एक्ट ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया है कि आपकी 1,50,000 से ज्यादा की रिसीट होगी तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी इस साल में या पिछले 3 साल में, लेकिन रूल कहता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसमें क्या होने वाला है, बिकॉज रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट, एक्ट हैज टू प्रिवेल। एक्ट लॉ को डिस्क्राइब करता है, लॉ बताता है एक्चुअली पार्लियामेंट ने क्या सोचा था, और रूल्स सिर्फ एनेबल करते हैं एक्ट को या लॉ को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। तो मुझे नहीं पता ये प्रोवाइजो कहाँ से आया है, लेकिन ये रूल में है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। चलिए
ये प्रोफेशन के बारे में हो गया। ये 7 प्रोफेशंस हमने इसमें लिख दिए हैं, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, टेक्निकल कंसल्टेंसी, एडवर्टीजमेंट। उसके अलावा हम CBDT का नोटिफिकेशन उठाते हैं तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। कंपनी सेक्रेटरी आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स आते हैं, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, फिल्म आर्टिस्ट आते हैं। फिल्म आर्टिस्ट में पूरी डेफिनेशन है नोटिफिकेशन में, अगर आप जाएंगे तो उसमें एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर सब आते हैं। चलिए अब इसका हम आते हैं एक्चुअली जिसके लिए आज हम ज्यादा बहस करने वाले हैं, सबसेक्शन 2। ये हमने इस स्लाइड में बताने की कोशिश करी कि सबसेक्शन 2 का स्ट्रक्चर क्या है, स्कीम क्या है, व्हाट इज द स्कीमा। इट सेज एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन नॉट बीइंग अ प्रोफेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1। जो सबसेक्शन 1 में हमने प्रोफेशन पढ़े थे उन प्रोफेशंस को हटा दीजिए। उसके अलावा जो भी आप बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, शैल 1, 2, 3, 4, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे की स्लाइड्स में आएगा। ये मैं बताना चाह रही हूँ किस तरह से सेक्शन लिखा हुआ है। अगर 1, 2, 3, 4 में से किसी में आप आते हैं तो you have to keep and maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of this act. Simple. 1, 2, 3, 4 में जो सिचुएशन लिखे हैं, आप उनमें से किसी भी सिचुएशन में आते हो तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। चलिए अब 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं। 1 कहता है इफ हिज इनकम, क्योंकि एवरी पर्सन यूज था वर्ड, if his income from business or profession exceeds 1,20,000 rupees, अगर आपकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा है, और his total sales, turnover, gross receipts as the case may be, in business or profession exceed or exceeds 10 lakh rupees in any one of the year, या तो आपकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा है, या आपकी ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर वगैरह जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, in any one of the 3 years immediately preceding the previous year। जिस साल में आप डिसाइड करें कि आपको बुक्स बनानी है या नहीं बनानी, उनके पिछले 3 सालों में अगर आपकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा है या आपकी ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा है तो आपको बुक्स मेंटेन करनी है। सब इसका सेकंड क्लॉज 2 कहता है where the business or profession is newly set up in the previous year, if his income from business or profession likely to exceed 1,20,000 rupees or total sales, turnover or gross receipts as the case may be in the business or profession are or is likely to exceed 10 lakh rupees during such previous year। Almost वही है, क्योंकि वो पिछले 3 साल की बात करता है। तो अगर पिछले 3 साल आपके पास है ही नहीं, आपका फर्स्ट ईयर है, तो आप देख लीजिए अगर आपकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा होने वाली है या आपकी ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 10 लाख से ज्यादा होने वाली है, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। इसमें कोई बहुत मगजमारी नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ के बता दिया है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आगे बढ़ गई हूँ मैं, प्रोवाइजो पढ़ना चाहूंगी, बाद में आती हूँ 2, 3, 4 पर। Provided that in case of a person being an individual or a Hindu undivided family, the provisions of clause 1 and clause 2, clause 1 and 2 जो मैंने अभी पढ़े थे, shall have effect as if for the words 1,20,000 rupees, the words 2,50,000 rupees has been substituted। मतलब अगर आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं तो आपकी इनकम 1,20,000 नहीं, अगर 2,50,000 से ज्यादा है तब आपको बुक्स मेंटेन करनी है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर that in the case of a person being an individual or a Hindu undivided family, the provisions in clause 1 and clause 2 shall have effect as if for the words 10 lakh rupees, the words 25 lakh rupees has been substituted। मतलब अगर आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं तो वो जो 10 लाख था ना, वो 10 लाख नहीं 25 लाख से ज्यादा है तो आपको बुक्स मेंटेन करनी है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। इसको फिर से बता देती हूँ, अगर आप इंडिविजुअल HUF हैं और आपकी इनकम इस साल में पिछले 3 साल में से किसी एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा है या आपकी टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है तो ही आपको बुक्स मेंटेन करनी है। बाकी एसएससीज का वो 1, 20 और 10 लाख दे रखा है। अब आते हैं क्लॉज 3 पर, where the profits and gains from the business are deemed to be the profits and gains of the assessee under section 44 AE
और सेक्शन 44 BB और सेक्शन 44 BBB। ये BB और BBB की बात मैं आज ज्यादा नहीं करने वाली हूँ, एज द केस में भी हम 44 AE की बात करेंगे। And the assessee has claimed the income to be lower than the profits and gains so deemed to be the profit and gain of his business as the case may be during such previous year. अगर आप 44 AE में आते हैं, 44 AE वो ट्रक वाले हैं, गुड्स कैरेज वाले, और अगर आप उसमें एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि इतनी इनकम आपकी प्रिजम्पटिव बेसिस पर मानी जाएगी, और मान लीजिए लेकिन आपको लगता है यार तुम तो इतनी मान रहे हो, मेरी तो इनकम एक्चुअली में कम है, या मैं तो कम दिखाना चाहता हूँ, तो अगर आप कम दिखाना चाहते हैं तो आपको ये सुविधा दी गई है, आप चाहो तो कम दिखा दो, लेकिन आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और इसमें प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई है। जब भी आप 44 AE में आते हो, लेकिन 44 AE वाले मैकेनिज्म से कम अपना प्रॉफिट दिखाना चाहते हो, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी मैंडेटरीली। ये जो मैं क्यों कंडीशन वाली बात क्यों कह रही हूँ, ये आपको आगे पता चलेगी। 4th क्लॉज कहता है, अब ये 44 AE की बात मैंने कर दी, अब हम AD पर आ जाते हैं। Where the provisions of subsection 4 of section 44 AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year। यानी किसी भी असेसी को अगर वो 44 AD में 44 AD 4 उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल होता है, तो उसको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, प्रोवाइडेड उसकी सारी इनकम, मतलब ये तो हम बिजनेस इनकम की बात कर रहे हैं सिर्फ, he may be having income from house property, capital gain, income from other sources, सब जोड़ जाड़ के उसकी इनकम थ्रेशहोल्ड से ज्यादा बनती है, टैक्सेबल बनती है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल है तो उसकी सब मिला के 2.5 लाख से ज्यादा इनकम बनती है, तो उसको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ। इसका कहने का मतलब है कि 44 AD वाले लोगों को सिर्फ तभी बुक्स मेंटेन करनी है अगर वो सबसेक्शन 4 में आते हैं, तब भी अगर उनकी टोटल इनकम थ्रेशहोल्ड से ज्यादा होती है तो। अब सबसेक्शन 4 में थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि जब हम 44 AD डिस्कस करेंगे तो उसका इलेबोरेट डिस्कशन आएगा। 44 AD ने एक थोड़ा बड़ा ही यूनिक सा प्रोविजन डाला हुआ है जो किसी और सेक्शन में नहीं है, किसी भी प्रिजम्पटिव में नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर आपने किसी एक साल में आपने ऑप्ट कर लिया कि भाई जितना 44 AD कह रहा है 8% या 6% मैं उतनी इनकम दिखा देता हूँ, और आप चले गए एक साल में, इसको कहते हैं ऑप्ट इन, यू ऑप्टेड इन फॉर 44 AD। तो उससे अगले 5 सालों में जो नेक्स्ट 5 इयर्स आएंगे, उनमें से किसी भी साल में, उन 5 में से किसी भी एक साल में अगर आप ये चाहते हैं कि आप 44 AD ना दिखाएं, या तो 44 AD से कम दिखाएं, या फिर आप एलिजिबल, आपका बिजनेस एलिजिबल नहीं रहता, 2 करोड़ से ज्यादा की आपकी टर्नओवर हो जाती है, तो आप 44 AD में आ जाते हो। 44 AD ये कहता है कि जिस साल आपने ऑप्ट किया, उसके अगले 5 साल में अगर किसी भी एक साल में आपने ऑप्ट आउट किया, तो जिस साल में आप ऑप्ट आउट करेंगे उससे अगले 5 साल तक आपको 44 AD नहीं मिलेगा, चाहे आप एलिजिबल हो, आपका बिजनेस भी एलिजिबल हो। मैं यहाँ पर इतना ही बोलूंगी, क्योंकि जब 44 AD पढ़ेंगे तो वो डिटेल में सब ये सेक्शंस आएंगे तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी। एक तरह से इन्होंने 6-6 साल के ब्लॉक्स बना दिए हैं कि एक बार ऑप्ट किया है तो 6 साल तक ऑप्ट करो, एक साल ऑप्ट आउट किया है तो 6 साल तक ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। हाँ, वो कहानी रहेगी, वो हम सेक्शन में पढ़ेंगे कि आप एलिजिबल, आपका बिजनेस ही एलिजिबल नहीं रहता। तो 44 AD वालों को सिर्फ अगर वो सब सेक्शन 4 में आते हैं तो उनको बुक्स मेंटेन करनी है, वो भी ऑन अ कंडीशन कि उनकी टोटल इनकम फ्रॉम ऑल अंडर ऑल द हेड्स, टोटल इनकम हम सब जानते हैं टोटल इनकम का क्या मतलब है, वो अगर थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है तो मेरे ख्याल से इन्होंने काफी कवर कर दिया सारी ही चीजें। 44 AD भी कवर कर दिया, प्रोफेशनल को इन्होंने सबसेक्शन 1 में कवर कर दिया, 44 AD कवर कर दिया, 44 AE कवर कर दिया, नॉर्मल बिजनेसेस इन्होंने 1 और 2 क्लॉज में कर दिए। ये प्रोवाइजो ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये सिर्फ बोर्ड को पावर देता है कि वो बताए कि कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है और कब तक उनको रिटेन करना है।
Books are to be maintained as per section 44AA3 and kept at a place as per section 44AA4. ये बोर्ड को पावर दिया, वो बताएगा कहाँ रखनी है. Penalty for not keeping, maintaining and retaining of books of accounts is dealt under section 271A. 25,000 की आपको पेनल्टी लगती है. और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन सेक्शन 212A में दी है. और बुक्स कौन सी जनरली मेंटेन करनी है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ. रूल 6F में ये सब लिखा हुआ है, कैश बुक, लेजर जनरल, इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रही. चलिए, इसको हमने एक समरी बना दिया, इसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इट विल टेक मच टाइम, लेकिन ये आपको हैंडी रहेगा, ये चार्ट देख लीजिएगा. तो ये तो हो गई बात 44AA की कि किसको कब किन हालात में बुक्स मेंटेन करनी है. प्रोफेशनल को करनी है, जो 7 प्रोफेशनल्स दिए हैं, प्लस जो नोटिफाई होंगे उनको बुक्स मेंटेन करनी है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है. बिजनेस को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा. पहला सिंपल बिजनेसेस, जो पिछले 3 साल की टर्नओवर और इनकम देखेगा. और जो स्टार्टअप्स हैं, जो पहले साल, जिनका पहला साल है, वो इसी साल में देख लेंगे, लाइकली टू इंक्रीज है, तो वो बुक्स मेंटेन करेंगे. 44AD वाले तब करेंगे जब वो 44AD4 में आएंगे. और 44AE वाले अगर 44AE वाले मैकेनिज्म में ना जाकर उससे कम इनकम दिखाना चाहते हैं, तो विदाउट एनी कंडीशन, इवन उनकी थ्रेशोल्ड कम हो, ये मैं 44AE जब पढ़ूंगी तो फिर से कहानी निकल के आएगी, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी है. अब हम आ जाते हैं 44AB में. Audit of accounts of certain persons carrying on profession or business. ये कुछ लिखा आ रहा है चैट में, यू मे बी एक्सपीरियंसिंग. चलिए, 44AB का स्कीम क्या है वो भी बता देती हूँ. इसमें लिखा है, ये पता नहीं क्या लिखा आ रहा है मेरे स्क्रीन पर ना. ऑल ऑफ यू कैन हियर मी ना? मेरी आवाज आ रही है ठीक से? गुप्ता जी आ रही है. Can I read the screen for you? मेरे वो सिर्फ एक सेकंड के लिए आवाज गई थी आपकी, अब आवाज आ रही है. हाँ जी, अब आवाज क्लियर है. हाँ जी, मेरे स्क्रीन पर Every person. क्लियर है ना? ठीक है. Clause तो A सेक्शन 44AB कहता है एवरी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं इसी पर हूँ. एवरी पर्सन स्कीम, ये सेक्शन की ये एवरी पर्सन. ये क्लॉजेज मैं आगे पढ़ूंगी, अगली स्लाइड्स में आ रहे हैं. 5 क्लॉज हैं A to E. फिर लिखा है एवरी पर्सन ABCDE get his accounts of such previous year audited by an accountant before the specified date and furnish before that the report of such audit in the prescribed form duly signed and verified. इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये सिर्फ ये कह रहा है कि अगर इन 5 हालात में आप हो तो जो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उससे आप अपनी बुक्स ऑडिट करा लिए. टैक्स ऑडिट की बात करता है. अब हम पढ़ते हैं ABCDE, इनमें क्या लिखा है. ए कहता है कैरिंग ऑन बिजनेस. एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शैल, उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. इफ हिज टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स, जस्ट अ मिनट अचिन, ये फैन ऑन कर दी, एसी क्या हुआ. टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स as the case may be in business exceeds 1 crore rupees in any previous year. मतलब किसी भी बिजनेसमैन को अगर उसकी किसी साल में 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. अभी इसमें कुछ राइडर्स लगेंगे आगे, जरा ध्यान दीजिएगा. अब एक प्रोवाइजो डाला, ये इसी साल डाला है 2021 से. Provided that in case of a person whose aggregate of all amounts received, including amount received for sales, turnover or gross receipts during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount. मतलब आपकी अगर पूरे साल में जितनी भी रिसीट्स हैं, इंक्लूडिंग आपकी सेल्स, उसमें 5% से ज्यादा कैश में नहीं है, मतलब मोर देन 95% आपकी अदर देन कैश है. जैसा आपको पता ही है, सरकार का बड़ा मन है कि सब कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, उसके लिए. एंड aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure in cash during the previous year does not exceed 5% of the said amount. This clause shall have effect as if for the words 1 crore rupees the word 5 crore rupees had been substituted. मतलब अगर आपके बिजनेस में आपकी जितनी भी रिसीट्स हैं और आपके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, अगर उसमें 5% से ज्यादा कैश में नहीं है,
तो आपको 5 करोड़ रुपए तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। मतलब सरकार ने ये मान लिया कि अगर आप इतना कैशलेस काम कर रहे हो 95%, फिर तो आप दूध के धुले हो, आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है 5 करोड़ तक भी अगर आपकी टर्नओवर हो जाती है तो। चलिए नेक्स्ट इज कैरिंग ऑन प्रोफेशन। अब पहले बिजनेस की बात हुई, अब प्रोफेशन की। कैरिंग ऑन प्रोफेशन शैल if his gross receipts from profession exceed 50 lakh rupees in any previous। प्रोफेशनल के लिए सिंपली उन्होंने कह दिया अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसीट है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है। इसमें कुछ राइडर्स लगेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। सी कैरिंग ऑन द बिजनेस शैल if the profits and gains from the business are deemed to be the profits and gains of such person under section 44 AE, 44 BB or section 44 BBB as the case may be, and he has claimed his income to be lower than profits or gains so deemed to be the profits and gains of a business as the case may be in any previous year। अगर आप गुड्स कैरेज वाला काम करते हैं, आपके पास ट्रक्स लॉरीज वगैरह हैं, तो या तो आप 44 AE में दिखा दो जो उसमें मैकेनिज्म दिया है अपनी इनकम। अगर आप उससे कम दिखाना चाहते हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। और अगर आपको याद हो कि बुक्स मेंटेन करने वाला जो सेक्शन था 44 AA, उसमें भी 44 AE वालों के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, या तो उतना दिखा दो जितना 44 AE में लिखा है, उससे कम दिखाना है तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेंगी और आपको उसका ऑडिट भी कराना पड़ेगा। डी कैरिंग ऑन द प्रोफेशन। अब देखिए इसमें प्रोफेशन की बात आ गई है, क्योंकि 44 AA में अगर आपको याद हो एक अलग से सबसेक्शन बना रखा था, सबसेक्शन 1 प्रोफेशन के बारे में बात करता था, इन्होंने इन क्लॉजेज में ही डाल दिया है। कैरिंग ऑन द प्रोफेशन, आप प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं। इफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द प्रोफेशन आर डीम्ड टू बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच पर्सन अंडर सेक्शन 44 ADA। आपको पता है प्रोफेशनल्स के लिए 44 ADA है प्रिजम्पटिव बेसिस पर। अगर आपके प्रॉफिट्स, आप अपनी इनकम उसके हिसाब से दिखा रहे हो, and he has claimed such income to be lower than the profits and gains deemed to be the profits and gains of his profession। भाई अगर आप या तो उसमें दिखा दो 44 ADA के हिसाब से, लेकिन आप कहते हो नहीं 44 ADA में तो आप ज्यादा टैक्स ले रहे हो, मेरी तो कम बनती है इनकम, तो आपको जो, अगर आपको याद हो वहां जो प्रोफेशन की बात थी उसमें कोई राइडर नहीं था, इन्होंने राइडर लगाया। इन्होंने कहा आपको बुक्स ऑडिट करानी पड़ेगी प्रोवाइडेड कि आपकी सारी इनकम मिला के थ्रेशहोल्ड से ज्यादा हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई कैन गो अंडर 44 ADA अगर मेरी 50 लाख से ज्यादा की रिसीट नहीं है। सपोज मेरी 50 लाख से ज्यादा की रिसीट नहीं है एंड आई डिसाइड टू गो टू 44 ADA, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे बुक्स भी नहीं मेंटेन करनी है और मुझे ऑडिट भी नहीं कराना। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि तो 50% इनकम मानते हैं, मेरी तो है ही नहीं इतनी, मेरे तो खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो मैं दिखा सकती हूँ 50% से कम, कोई मना ही नहीं है, आपको ये अधिकार दिया है कि आप दिखा लीजिए, लेकिन उसके लिए मुझे बुक्स मेंटेन भी करनी पड़ेंगी और ऑडिट भी कराना पड़ेगा। लेकिन तब जब मेरी इनकम सारे हेड्स में मिलाकर थ्रेशहोल्ड से या 2.5 लाख से, अगर मैं कहूँ तो 2.5 लाख से ज्यादा है तभी कराना है, नहीं तो कोई जरूरत। ई, अब ये 44 AD पर आ गया जो सबसे कंटेंशियस सेक्शन है मेरे हिसाब से, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। कैरिंग ऑन द बिजनेस, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस शैल, if the provisions of subsection 4 of section 44 AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous। आपको याद होगा एग्जैक्टली यही प्रोविजन बुक्स मेंटेनेंस का था 44 AA में, कि अगर आप 44 AD 4 में आते हो, जो बिजनेस 44 AD के लिए जो असेसीज एलिजिबल हैं वो अगर 44 AD 4 में आते हैं, आप 44 AD 4 में कब आते हो, जब एक बार ऑप्ट करके ऑप्ट आउट कर जाते हैं, तो जो उसके अगले 5 साल होते हैं वो 44 AD 4 में आते हैं। अगर आप उस पीरियड में आते हो तो आपको अपनी बुक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, प्रोवाइडेड वही कंडीशन कि आपकी सारे हेड्स में मिलाकर इनकम थ्रेशहोल्ड से ज्यादा हो। सेम प्रोविजन बुक्स में था, तो मैं दोनों को अगर जोड़ देती हूँ तो ये निकलता है कि अगर 44 AD में हमने एक बार ऑप्ट कर लिया तो उसके अगले 5 साल में हमें ऑप्ट आउट नहीं करना, लेकिन फिर भी कर लिया
किसी वजह से करना पड़ गया। तो जिस साल में ऑप्ट आउट किया उसके अगले जो 5 साल हैं उसमें आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है, ऑडिट भी कराना है, प्रोवाइडेड कि आपकी टोटल इनकम थ्रेशहोल्ड से ज्यादा। इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा मारामारी है। अब एक प्रोवाइजो है 44AB में, provided that this section shall not apply to the person who declares profits and gains for the previous year in accordance with the provisions of subsection 1 of section 44AD and his total sales, turnover or gross receipts as the case may be in business does not exceed 2 crore rupees. ये उस सवाल का डायरेक्टली जवाब देता है जो सवाल मेरे पास बहुत आता है, बहुत लोग पूछते हैं, आई डोंट नो कहाँ कंफ्यूजन है। ये बड़ा क्लियरली कहता है अगर आप 44AD के हिसाब से अपनी इनकम डिक्लेयर करते हो, जो 44AD में लिखा है 8% या 6% आप करते हो, तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अगर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है इनकम। तो वैसे भी 44AD में अभी हम आगे पढ़ेंगे 44AD, उसमें तो थ्रेशहोल्ड ही 2 करोड़ दे रखी है, 2 करोड़ से ज्यादा वाला तो 44AD ऑप्ट भी नहीं कर सकता। तो ये एनेबलिंग प्रोविजन है जो ये कहता है कि 44AD जब भी आप ऑप्ट करोगे तो आपको बुक्स मेंटेन करने की और बुक्स को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। चलिए फिर कुछ और प्रोवाइजोज हैं, ये मैं छोड़ देती हूँ, ये इररिलेवेंट है, थोड़ा पुराना है। एक्सप्लेनेशन में अकाउंटेंट का मीनिंग है जो हम सबको पता है, 288(2) में दे रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। स्पेसिफाइड डेट आपको पता है इस साल से 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम हो गई है। पहले हम रिटर्न के साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देते थे, अब लेकिन 1 महीना पहले देनी पड़ेगी। ये भी एक चार्ट समराइज कर दिया, इसको भी मैं नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज इट टेक्स टाइम। अब कुछ इश्यूज आते हैं 44AB में, और मेनली इश्यूज आते हैं टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा। आप सबको पता है हमारे इंस्टीट्यूट का एक गाइडेंस नोट है 44AB पर, जो हमें बहुत अच्छा सा गाइड करता है कि किस सिचुएशन में क्या चीज टर्नओवर में ऐड होगी क्या नहीं होगी, टू कंप्यूट दैट 1 करोड़ वाला फिगर या 2 करोड़ वाली फिगर। तो थोड़ा सा इसको देख ले रहे हैं। एंसिलरी चार्जेस, पैकिंग, फ्रेट, फॉरवर्डिंग, इंटरेस्ट, कमीशन etc. should be excluded from turnover. If where separate demarcation of these charges is not possible, turnover will include these charges. ये बड़ा, अगर आप पूरा गाइडेंस नोट पढ़ेंगे तो बड़ा सिंपल सा फंडा निकल के आता है। आपकी अकाउंटिंग का स्टाइल क्या है उस पर बहुत डिपेंड करता है। जो चीजें आप बिल में ही ऐड कर देते हो वो तो टर्नओवर में ऐड हो गई, उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो अलग से दिखाते हो उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। If the sale proceeds of any share, security, debenture, etc. held as investment, then it will be excluded. Otherwise, if held as stock in trade, those will be included. इसमें कोई ज्यादा मारामारी नहीं है। As accountant, as chartered accountants, we all understand. अगर शेयर्स डिबेंचर्स आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रख रखे हैं तो वो तो वैसे भी आपकी बिजनेस इनकम नहीं होती, तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर स्टॉक इन ट्रेड है, यू डील इन स्टॉक्स एंड शेयर्स, तब आपको वो टर्नओवर में ऐड करना। Sale of by products or sale of scrap should be included in computing the turnover. Very simple. अगर आपके जो मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्क्रैप निकलती है जिसको आप बेचते हैं तो डेफिनेटली वो आपका टर्नओवर है। In case of derivatives, futures and options, the total of favorable and unfavorable differences is to be considered as turnover. यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। As you all know, derivatives में futures and options, वो call put क्या होता है, उसमें एक्चुअली फिजिकल डिलीवरी तो आती नहीं है कभी भी, तो उसमें तो आपको डिफरेंस मिलता है। जो भी सिस्टम होता है, मुझे इतना ज्यादा आता नहीं, बट आई एम अवेयर ऑफ दैट, कि या तो वो प्लस होता है या माइनस होता है, मतलब कभी आपको फायदा हो जाता है, कभी आपको नुकसान हो जाता है। तो जितने भी आपके प्लसेस हैं और जितने भी माइनसेस हैं, उनके सबके जो साइन है प्लस माइनस हटा के सबका टोटल करके आपकी टर्नओवर निकलेगी। आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ऐसा नहीं है कि प्लस में से माइनस लेस कर दो तो आपकी टर्नओवर हो जाएगी, प्लस और माइनस दोनों ऐड करने पड़ेंगे तब टर्नओवर होगी, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल। स्पेशल रिबेट अलाउड टू कस्टमर नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कमीशन shall be excluded. Value of stock surrendered during a survey should be excluded. सर्वे के टाइम पर अगर आपने कुछ सरेंडर किया है तो उसको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसका तो कोई अलग ही तरीके से टैक्सेशन होता है। ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड, कैश डिस्काउंट should not be deducted from turnover as it is a finance charge. Bad debts written off should not be excluded.
The exchange difference on export sales are included in the gross receipts only if the same is not credited to a separate account. अगर foreign exchange fluctuation का कोई अलग account नहीं बना के normally हम लोग बनाते हैं, जो मैंने practically देखा. Out of pocket expenses recovered by CA solicitor advocate as part of consolidated fee should be included in gross receipts. जैसे हम लोग ले लेते हैं ना कई बार क्लाइंट से कि भाई 1,10,000 तो मेरी फीस है और 25,000 कुछ दे दो, ऊपर नीचे के खर्चे होते हैं, तो दैट 25,000 विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन माय टर्नओवर, चाहे मैं उसमें से कुछ भी खर्चा कर रही हूँ. Reimbursement of expenses incurred are included in gross turnover. Advances received from customers forfeited are to be included in the receipts. Write back of amounts no longer payable. मैं ज्यादा इन पे दिमाग नहीं लगा रही हूँ because हम लोग सब accountant है, we understand all this. ये एक इसको समराइज किया है, ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ना चाहूंगी क्योंकि इससे कुछ सवाल हल होंगे हमारे. आपको कब बुक्स मेंटेन करनी है और आपको कब ऑडिट कराना है, ये सिर्फ प्रोफेशनल की बात करता है. अगली स्लाइड बिजनेस की बात करेगी. अगर आप एलिजिबल हैं 44 ADA में जाने के, ADA की क्या कंडीशंस हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, और ऑप्ट भी करते हैं कि चलो भाई ठीक है मेरी 50 लाख से कम की रिसीट है, मैं 50% अपनी इनकम दिखा देती हूँ, तो आपको ना तो बुक्स मेंटेन करनी है ना ही बुक्स आपको ऑडिट करनी है. सेकेंडली, अगर आप एलिजिबल तो हैं लेकिन आपका ये मन है कि नहीं भाई ये तो ज्यादा हो जाती है 50%, मैं कम दिखाऊं, तो आप दिखाइए कम, लेकिन आपको बुक्स मेंटेन भी करनी है, ऑडिट भी कराना है, प्रोवाइडेड इसमें एक कंडीशन है कि आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग ऑल हेड्स थ्रेशहोल्ड से ज्यादा हो. फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख से ज्यादा. अब आ जाते हैं दूसरे प्रोफेशनल्स पे. 44 AA के प्रोफेशनल्स हैं लेकिन एलिजिबल नहीं है 44 ADA. भाई जिनकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा होगी तो उनको बुक्स तो मेंटेन करनी है, उनको मैंडेटरीली बुक्स मेंटेन करनी है, और उनको ऑडिट तब कराना है जब उनकी 50 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट्स हो जाए. वैसे तो जब हम कहते हैं कि आप 44 ADA में एलिजिबल नहीं है तो आई थिंक दैट मेक्स क्लियर कि आप 50 लाख से ज्यादा है आपकी ग्रॉस रिसीट्स. लेकिन चलिए हमने इसलिए लिख दिया कि मान लो किसी और कंडीशन की वजह से आप नहीं जा पा रहे 44 ADA में, तो अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा. अब इनके अलावा जितने भी प्रोफेशनल्स बचते हैं, जो भी जहां भी हैं, उनको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी प्रोवाइडेड उनकी सेल 20 लाख से ज्यादा हो, और अगर इंडिविजुअल HUF हैं तो 50 लाख से ज्यादा हो, और इनको या उनकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो. इंडिविजुअल प्रोफेशनल हैं तो इंडिविजुअल और HUF हैं तो 2,50,000 से ज्यादा हो, और उनको ऑडिट कराना पड़ेगा अगर उनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा. सिंपली. चलिए अब बिजनेस की बात करते हैं, किसको बुक्स मेंटेन करनी है और किसको ऑडिट कराना है. अगर आप 44 AD के लिए एलिजिबल हो, 8% 6% वाले उसमें आते हो, उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, अभी हम पढ़ेंगे. सबको फुलफिल करते हो, आप एलिजिबल हो और आप ऑप्ट करते हो कि हाँ भाई मैं तो यही इसी में चला जाता हूँ, तो आपको बुक्स मेंटेन नहीं करनी और आपको ऑडिट भी नहीं कराना. ये मैं एक प्रोविजन पहले पढ़ के सुना चुकी हूँ, अभी 44 AD में फिर आएगा. अगर आप 44 AD में एलिजिबल तो हो लेकिन आप अवेल नहीं कर रहे हो, और उसका रीजन ये है कि आप एक बार ऑप्ट करके ऑप्ट आउट कर चुके हो और ऑप्ट आउट के अगले 5 सालों में से किसी एक साल में हो, वो तो एक्ट कहता है आपको नहीं मिलेगा. लेकिन आप 44 AD 4 में आ गए हो तो आपको बुक्स मेंटेन करनी है और बुक्स को ऑडिट भी कराना है विद अ कंडीशन कि आपकी टोटल इनकम थ्रेशहोल्ड से ज्यादा. थर्ड कंडीशन, आप एलिजिबल तो हैं 44 AD के लिए लेकिन आप उसको अवेल नहीं कर रहे. लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि आप ऑप्ट इन करके ऑप्ट आउट कर गए और उसके अगले 5 साल में आ रहे हो. सपोज किसी का फर्स्ट ईयर है तो उसने तो बेचारे ने कभी ऑप्ट इन नहीं करा, ऑप्ट आउट भी नहीं करा, इन ही नहीं करा तो आउट क्या करेगा. लेकिन वो 44 AD में एलिजिबल है लेकिन वो अवेल नहीं करना चाहता, मतलब वो उससे कम दिखाना चाह रहा है, तो उसको बुक्स भी मेंटेन करनी है और उसको ऑडिट भी कराना है. बुक्स मेंटेन करनी है अगर उसकी इनकम 1,20,000 या इंडिविजुअल HUF है तो 2,50,000 से ज्यादा हो, या उसकी ग्रॉस टर्नओवर 10 लाख या इंडिविजुअल HUF है तो 25 लाख से ज्यादा.
और उसको बुक्स ऑडिट करानी पड़ेंगी अगर उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोविजन में चला जाता है ना। अब बचते हैं 44 AE वाले। हाँ जी, अगर आप 44 AE के लिए एलिजिबल तो हैं, जितने ट्रक्स उसमें कहे हैं, जो कंडीशंस उसमें की हैं, आप सब फुलफिल करते हैं, लेकिन आपका ये मन है कि आप इतना सारा इनकम ना दिखाएं, कम दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और बुक्स को ऑडिट भी कराना है। अब ये 44 AD की बात हो गई, AE की बात हो गई। इसके अलावा जितने बिजनेसेस बचते हैं, जितने भी जो भी बिजनेस बचते हैं, एलिजिबल हैं नहीं है, जो भी हैं, उनको बुक्स मेंटेन करनी है। अगर उनकी 1,20,000 से ज्यादा इनकम है और 2 लाख या 2,50,000 से ज्यादा इनकम है अगर इंडिविजुअल HUF है, या फिर उनकी ग्रॉस टर्नओवर 10 लाख या इंडिविजुअल HUF के केस में 25 लाख से ज्यादा है, उनको बुक्स भी ऑडिट भी करानी है अगर उनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो। ये समरी है। नाउ अब आते हैं एक्चुअली प्रिजम्पशन पे कि क्या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है। 44 AD इसका मेन प्रोविजन है। एक 44 ADA है जो प्रोफेशनल्स के लिए है, 44 AE है जो लॉरी बिजनेस वालों के लिए है, ट्रक वगैरह वालों के लिए। तो इसको मैं शुरू करती हूँ 44 AD से। स्क्रीन क्लियर करना चाह रही हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा है। अभी तो साफ दिख रहा है स्क्रीन तो। नहीं मैं सर, पढ़ सकता हूँ, there has been a substantial increase in small businesses with the growth of transport and communication. सर मुझे ना, मेरे को पूरा स्क्रीन नहीं दिखता क्योंकि ये दूसरी विंडोज आ जाती हैं। इट्स ओके। तो उस पे मैडम क्रॉस का साइन लगा हुआ है, वो क्रॉस कर दीजिए आप। जैसे जहां पीपल नजर आ रहा है ना, पीपल के साथ में क्रॉस है, तो वो क्रॉस कर दीजिए आप। पीपल कहाँ लिखा हुआ है गुप्ता जी? अरे जैसे वो चैट बॉक्स वगैरह भी, चलिए चैट मैं बॉक्स, करती। हाँ जी। अब मैं ये इसका लॉजिक बताने के लिए कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्यों आया, और वो जो हाँ जी। एक सवाल मेरे पास बार बार आता है कि आप प्रिजम्पटिव में अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो क्या मुझे बुक्स मेंटेन करनी है, ऑडिट कराना है, उसकी क्लैरिटी देने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा, जब ये अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2009 में, तो उसका मेमोरेंडम मैंने थोड़ा सा यहाँ कॉपी किया है, नॉट द फुल मेमोरेंडम, वो थोड़ा लंबा था, एक्सट्रैक्ट है, उससे आपको इसका जो क्रक्स है वो समझ में आएगा। ये कहता है there has been a substantial increase in small businesses with the growth of transport and communication and general growth of the economy. A large number of businesses and service providers in rural and urban areas who earn substantial income are outside the tax net. अब टैक्स में लाना है उनको। Introduction of presumptive tax provision in respect of small businesses would help a number of small businesses to comply with the taxation provisions without consuming their time and resources. A presumptive income scheme for small taxpayers lowers the compliance cost for such taxpayers and also reduces the administrative burden on the tax machinery. बड़ा सिंपल सी बात है कि भाई छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके बस की नहीं है कंप्लायंस ज्यादा करना, कि बुक्स भी मेंटेन करें, ऑडिट भी कराएं, ये भी करें, वो भी करें। तो उन सबको टैक्स नेट में लाने के लिए सरकार ने एक स्कीम बना दी जिससे कि वो टैक्स नेट में भी आ जाएं और ज्यादा डिपार्टमेंट के ऊपर भी बर्डन ना आए। जैसे 8% दिखाना है तो डिपार्टमेंट सिर्फ ये चेक करेगा आपने 8% दिखाया है। ये इसका एक लॉजिक है, देयर इज अ रीजन। अगला कहता है an assessee opting for the above scheme shall be exempted from maintenance of books of accounts related to such business as required under section 44 AA of the income tax. मतलब मेमोरेंडम इज टू क्लियर कि आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑप्ट कर रहे हो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। An assessee with turnover below rupees 40 lakhs, उस टाइम 40 lakhs था, who shows an income below the presumptive rate prescribed under these provisions will, in case his total income exceeds the taxable limit, will be required to maintain books of accounts and also get them audited. ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि अगर आप प्रिजम्पटिव में आते हो लेकिन ऑप्ट नहीं करते हो, आप उससे कम दिखाना चाहते हो, तो आप दिखाओ, आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट भी कराना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपकी इनकम, टोटल इनकम आपकी टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा हो।
अब ये कुछ डिसीजंस हैं ITAT के, जिसमें ये क्लियर हुआ है कि जिसमें ये बहुत खुले शब्दों में लिखा है कि क्या इंटेंशन है 44 AD की। पहला, on analysis of various judgments of various courts on issue related to 44 AD, it becomes ample clear that the court held Section 44 AD was introduced to help the small traders who have difficulties in maintaining books of account and other records. एक चंडीगढ़ बेंच का डिसीजन लिखा है, कोलकाता का लिखा है, इनको पढ़िएगा, ये अच्छे जजमेंट्स हैं जिनमें क्लियर होता है व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। Now, that the assessee determining his income under Section 44 AD shall not be asked to produce the books of accounts. However, the principal factor deciding the applicability of Section 44 AD, that is the turnover, may be asked to be explained. For that, necessary bills, confirmation, etc. should be produced. अब ये सवाल भी मेरे पास बहुत आता है कि हमने 8% दिखा दिया, तो वो मेरे से कैसे पूछ सकता है कि मेरे बैंक में क्या क्या क्रेडिट्स आ रहे हैं, क्या क्या डेबिट्स आ रहे हैं। भाई पूछ सकता है ना, क्योंकि बेसिस तो टर्नओवर है, तो टर्नओवर तो आपको सब्सटेंशिएट करनी ही पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी टर्नओवर है। ये पता चले कि आपके बैंक में तो 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं और आप दिखा रहे हो 2 करोड़ पर कि मेरे तो 2 करोड़ की टर्नओवर है, तो बाकी 8 आपको एक्सप्लेन तो करने पड़ेंगे। आप ऐसे ही छूट कर नहीं जा सकते। अगर आपसे ये कहा गया कि बुक्स मत मेंटेन करो, मत करो। अगर आपसे कहा गया ऑडिट मत कराओ, मत कराओ, लेकिन बेसिस क्योंकि टर्नओवर है, तो टर्नओवर सब्सटेंशिएट करना आपका काम है और आपको करना पड़ेगा। जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था चंडीगढ़ बेंच का, नंदलाल कोकली का, उसमें कुछ अलग बात थी। उसमें उसने टर्नओवर पर कोई सवाल नहीं किया एओ ने, उसने ये नहीं कहा आपकी टर्नओवर ज्यादा है, आपने कम दिखाई। वो कहता है जितने खर्चे होने चाहिए थे 92% उतने पैसे नहीं निकाले। तो उसमें ये लिखा गया, उस डिसीजन में ये लिखा गया, भाई आप खर्चे नहीं पूछ सकते, खर्चे नहीं पूछ सकते कि कहाँ से करें, आप टर्नओवर पूछ सकते हो कि ये कहाँ आ रही है, इसको बता दो। और अगर ज्यादा आ रही है तो यू हैव टू टेक द असेसी आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ दिस presumptive regime to make any addition under section 69, 69A etc. इसके कुछ आगे भी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं 44 AD सेक्शन क्या कहता है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज आते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43C, मतलब जो भी खर्चे वर्चे आपको दिए जाते हैं नॉर्मली बिजनेस में, notwithstanding उसको ओवरराइड करता है ये वाला सेक्शन। In the case of an eligible assessee engaged in an eligible business, assessee eligible हो और उसका business eligible हो, a sum equal to 8% of the total turnover or gross receipts of the assessee in the previous year on account of such business, or as the case may be, a sum higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible assessee shall be deemed to be the profits and gains of such business chargeable to tax under the head profits and gains of business. अब तो आवाज भी कम हो गई बिल्कुल। सर वो किसी का अनम्यूट हो गया है। मैं गो ऑन, मैं करूं? सर मैं बोलूं? मैडम हाँ जी, हाँ जी। ये सेक्शन ये कहता है कि आप अगर एलिजिबल एसएससी हो, एलिजिबल एसएससी मतलब बताती हूँ, और आप एलिजिबल बिजनेस में एंगेज्ड हो, एलिजिबल बिजनेस का भी मैं मतलब बताती हूँ, तो आपकी जितनी भी ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स है, उसका 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी, या और सम हायर देन द अफोरसेड सम क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द एलिजिबल एसएससी, या एसएससी को लगता है कि उसने इससे ज्यादा कमाया है तो वो चाहे तो वो ज्यादा भी दिखा सकता है। अब इसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट this subsection shall have effect as if for the words 8% the word 6% has been substituted in respect of the amount of total turnover of gross receipts which is received by an account paid check or an account paid bank draft or electronic clearing। ये अब ये देखिए, this is the beauty, ये इसी साल आया है, वही कैशलेस वाला जो लॉजिक चल रहा था ना सरकार का। अब उनका ये कहना है कि 8% आपकी डीम्ड मान ली जाएगी अगर आप एलिजिबल एसएससी और आप एलिजिबल बिजनेस में एंगेज हो, लेकिन इसको 6% कर देंगे अगर आपकी जो उन रिसीट्स पर जो आपकी टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट का पार्ट है,
और जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले अदर देन कैश वाले तरीके से आपके पास आ रही है, बैंक से आ रही है, चेक से आ रही है, बैंक ड्राफ्ट से आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ रही है। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। द नॉर्मल प्रोविजन इज कि 8% ले लेंगे आपसे जितनी भी टर्नओवर है। अब टर्नओवर तो क्योंकि हम तो मर्केंटाइल बेसिस पर चलते हैं, तो अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा अमाउंट कैश में आएगा, कौन सा बैंक में आएगा। तो उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रख दिया, उन्होंने एक डेडलाइन रख दी कि 3911 की जो डेट होती है ना, 39(1) की जो डेट होती है, तब तक जितना पैसा आपका अदर देन कैश में आएगा उसके ऊपर 6% लेगा। ये एक अच्छा प्रोविजन है। नाउ subsection 2, any deduction allowable under the provisions of sections 30 to 38 shall for the purpose of subsection 1 be deemed to have been already given full effect to and no further deduction under these sections shall be allowed. ये बहुत क्लियर है कि आपको कोई और खर्चा नहीं मिलेगा। 30 या 38, 30 to 38 में जितने भी खर्चे मिलते हैं नॉर्मल बिजनेसेस को, क्योंकि प्रिज्यूम कर लिया आपको तो 8% मान लिया इनकम, तो आपको दूसरे खर्चे नहीं मिलेंगे। यहाँ मैं कुछ बताना चाहूंगी कि 2017-18 से पहले इस सबसेक्शन में एक प्रोवाइजो होता था, जो हम आगे पढ़ेंगे 44 AE में, वो प्रोवाइजो अभी भी है, जो ये कहता है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आप अपने पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट दे रहे हो उसका खर्चा मिलेगा आपको। लेकिन इस सेक्शन में प्लीज नोट, वो वाला खर्चा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वो खर्चा नहीं मिलेगा, और वो सारे खर्चे 30 to 38 में आ जाते हैं। The written down value of any asset of an eligible business shall be deemed to have been calculated as if the eligible assessee has claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation. Depreciation आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन तो 32 में आ गया, तो सबसेक्शन 2 में लिखा है आपको 32 वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी आपके एसेट्स हैं, मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ सारे प्रोफेशनल्स को, कि आप ना अपना फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल हर साल इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनाकर रखिए, सो दैट कभी आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको पता होगा कि आपके एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू किस साल में कितनी है। उसकी दो वजह हैं, एक तो मान लीजिए इस साल में आपने 44 AD लिया, अगले साल भी लिया, 2-3 साल लिया, जब आप उससे ऑप्ट आउट कर जाते हो किसी भी वजह से, आप एलिजिबल एसेसी नहीं रहते, आपका बिजनेस एलिजिबल नहीं रहता, तब तो आप डेप्रिसिएशन मांगेंगे, और जब मांगेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझे कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन दो, क्योंकि मैंने तो कभी डेप्रिसिएशन लिया ही नहीं, क्योंकि ये सेक्शन ये कहता है कि डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू हैव बीन अलाउड। तो आपको उस साल में रिटर्न डाउन वैल्यू अपने एसेट्स की पता होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे आप सबको पता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाले सिस्टम में कोई भी इंडिविजुअल एसेट खरीदने बेचने पर कुछ नहीं होता जब तक वो पूरा ब्लॉक खत्म नहीं होता, और जिस दिन वो ब्लॉक खत्म हो जाता है और उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो आप सबको पता है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानकर टैक्स लगाया जाता है। तो वो भी कैसे कैलकुलेट करोगे, जब तक आपको ब्लॉक्स की वैल्यू नहीं पता होगी आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इसलिए इवन इफ यू आर गोइंग टू द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, अपना फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल एज पर इनकम टैक्स बनाकर रखिए। अब ये वाले हैं दो सेक्शंस जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और अगर आपको याद हो, बुक्स मेंटेन करना और बुक्स को ऑडिट कराने वाले जो प्रोविजंस थे उनमें इनका बहुत जिक्र आ रहा था। 44 AD 4 का जो मैं बता रही थी ना, ऑप्ट इन करा फिर ऑप्ट आउट करा तो उसके अगले 5 साल में आपको नहीं मिलेगा। ये मैं पढ़ देती हूँ, पढ़ने से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वेयर एन एलिजिबल एसेसी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर in accordance with the provisions of this section, किसी असेसी ने किसी साल में इस प्रोविजन के हिसाब से अपनी इनकम दिखा दी, and he declares profits for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provisions of subsection 1. एक साल में दिखा दिया लेकिन उसके अगले 5 सालों में किसी एक साल में नहीं दिखाया, he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with provisions of subsection 1. मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन जब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं तब पता चलता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आपने एक बार ऑप्ट कर लिया 44 AD, तो नॉर्मल रूल इज कि अगले 5 साल में आप ऑप्ट आउट नहीं करेंगे,
लेकिन आपने कर लिया, आपको करना पड़ गया या आपने कर लिया। तो जिस साल आपने ऑप्ट आउट करा है उसके अगले 5 साल में आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे आप एलिजिबल हो, एलिजिबल एसएससी हो, एलिजिबल बिजनेस हो, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। अभी इसका एक आगे हम इलस्ट्रेशन लेंगे, वहां क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अब सबसेक्शन 5 क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, ये override करता है section. An eligible assessee to whom the provisions of subsection 4 are applicable, मतलब वही आप 5 साल में आ गए opt out करने के बाद, and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax, shall be required to keep and maintain books of accounts and other documents as required under subsection 2 to section 44A and get them audited and furnish the report of such audit as required under section 44A. ये अनेबलिंग प्रोविजन है। इसके मेन प्रोविजन मैं पहले पढ़ चुकी हूँ 44AA में और AB में बहुत क्लियरली लिखा था। अगर आप 44 AD4 में आते हो, मतलब ऑप्ट इन करके ऑप्ट आउट करते हो, उसके अगले 5 साल में किसी 5 साल वाले पीरियड में हो, तो आपको बुक्स मेंटेन भी करनी है, बुक्स ऑडिट भी कराना है, प्रोवाइडेड कि आपकी टोटल इनकम थ्रेशहोल्ड से ज्यादा। ये वाले दो जो सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मैं जो नोटिस कर रही हूँ कि इन्हीं में कुछ उलझन आती है, जो मैं कोशिश करूंगी आगे समेटने की। अब ये सब सेक्शन 6 पढ़ने से पहले मैं प्रोवाइजो में जाना चाहूंगी, जहां मीनिंग दे रखा है एलिजिबल एसएससी का। इसको ध्यान से सुनिएगा। एलिजिबल एसएससी मीन्स एन इंडिविजुअल, Hindu undivided family or a partnership firm who is resident but not a limited liability partnership firm. मतलब एक रेजिडेंट जो या तो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या पार्टनरशिप, नॉट एलएल। तो इसमें कंपनीज नहीं आती 4480, कोई भी कंपनी नहीं आएगी 4480, सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप, यही एलिजिबल एसएससी है। सेकंड कंडीशन है हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर एनी ऑफ द सेक्शंस 10A, 10AA, 10B, 10BA और डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6A। चैप्टर 6A आपको पता होगा, जिसमें ATC, ATG, ATL वाली डिडक्शंस मिलते हैं अंडर हेडिंग C। लेकिन ये C की बात करता है जो ATH से स्टार्ट होता है। इफ यू रिकॉल, वो ज्यादातर वो जो होते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ATIA, ATIB, ATIC वगैरह वाले होते हैं। तो नॉर्मली इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप को इतना फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल टेक केयर कि आप वो वाली डिडक्शन ना ले लो। अगर ले रहे हैं तो आप एलिजिबल एसएससी नहीं। ये तो एलिजिबल एसएससीज हो गए। अब एलिजिबल बिजनेस का मीनिंग आपको याद होगा, सबसेक्शन 1 में एलिजिबल एसएससी और एलिजिबल बिजनेस दोनों का मेंशन। एलिजिबल बिजनेस कहता है एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज रेफर टू इन सेक्शन 40। वही जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि अगर आप ट्रक रखते हो, कैरेज, गुड्स कैरेज वाला काम करते हो, सामान को इधर से ले जाना उधर ले जाना, तो आप 44 AD में नहीं आते, फिर आप AE में आते हो। And whose total turnover or gross receipts in the previous year does not exceed an amount of 2 crore। ये तो बहुत बेसिक कंडीशन है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप एलिजिबल बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 2 करोड़ तक भी है, तो आप एलिजिबल हैं। अब सब मिला मिलू के क्या निकल गया है? इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या पार्टनरशिप हो, नॉट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नो LLP, अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज के बिजनेस में ना हो और 2 करोड़ से ज्यादा उसकी टर्नओवर ना हो, तो आप 44 AD में आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, जो मैं सब सेक्शन 6 छोड़ गई थी, वो मैं आप पढ़ना चाहती हूँ। ये कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू। अब ये इन लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब ये सेक्शन अवेलेबल ही नहीं होगा इन लोगों को। A person carrying on profession as referred to in subsection 1 of section 44। कोई भी इंसान जो 44AA1 वाला प्रोफेशन कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता है, जो भी 7 उसमें दिए हुए थे प्लस वो जो 2-3 नोटिफिकेशन, अगर आप उसमें हो तो आपको ये सेक्शन आपको नहीं मिलेगा। A person earning income in the nature of commission or brokerage, जो आड़तिया वगैरह होते हैं जिनको कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम होती है, उनको भी ये नहीं मिलेगा। A person carrying on any agency business, कोई जो एजेंसी का बिजनेस कर रहा है उसको भी नहीं मिलेगा।
ये मैं उसके जो प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन है उसके बाद इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे जब हम शुरू में इसको पढ़ रहे थे तो मुझे नहीं समझ में आया सेक्शन अलग से डालने की क्या जरूरत थी। अब एलिजिबल एसएससी लिखा है वहीं डाल देते हैं कंडीशन, लेकिन देयर इज रीजन बिहाइंड दैट। इसका सबसे जो बेसिक एग्जांपल है मैं ये देती हूँ, अगर कोई डॉक्टर है और वो उसका क्लिनिक है, वो काम करता है डॉक्टर वाला, तो वो प्रोफेशनल है 44A1 में, लेकिन उसका कोई बिजनेस भी है, सपोज उसका कोई इनहेरिटेड बिजनेस है, उसके फादर देकर चले गए, बेटा ये भी चला लेना, वो भी चल रहा है उसका, तो उस बिजनेस में उसको 44AD नहीं मिलेगा क्योंकि ही इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44AA। प्लीज टेक केयर, क्योंकि ये बात करता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall not apply to, इन लोगों को अप्लाई ही नहीं होगा, इन 3 तरह के लोगों को ये अप्लाई ही नहीं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ दिया है। अब इसमें कुछ इश्यूज आते हैं जो हमें समझ में आया है वो कर लेते हैं डिस्कस, बाद में जो क्वेरीज आएंगी वो ले लेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 969C, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, नंदलाल पोपली में लिखा हुआ था कि अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर आप नहीं कह सकते। तो मैं जो गुप्ता जी ने जो टॉपिक का नाम बनाया है ना, अनडिस्क्लोज्ड इनकम और क्या था जो व्हाटएवर, तो वो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे और थ्रेड बेयर करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं पूछ सकता तो इसका मतलब आप कुछ भी खर्चा ना करो और सारा आप कह दो मेरा तो बिजनेस है और मेरी तो 2 करोड़ की कहीं से एंट्री ले ली। यू हैव टू प्रूव दैट, अभी मैं उसको आगे लूंगी। An assessee who is declaring the income on presumptive basis and not maintaining the books of accounts would not be asked to maintain the same। ठीक है, जब उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है अगर आप ये दिखा रहे हो 44AD या ADA में तो आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उससे कम दिखा रहे हो तब जरूरत है। The very intention for the introduction of section 44AD is to free the small professionals, traders and businessmen from keeping and maintaining the books of accounts. Very simple. When the assessee fulfills all the criteria related to the application of presumptive scheme, he cannot be denied the application of the same. The AO, following his own logics and explanation, cannot snatch away the benefit available to the assessee. ये जयपुर बेंच के 2 डिसीजंस हैं विच आर गुड डिसीजंस, इनको पढ़िएगा, किसी को अगर पढ़ने का शौक है तो अच्छे लिखे। अब ये इलस्ट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्ता जी, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी, इसको समझाना चाहूंगी क्योंकि इससे क्लैरिटी आएगी जो हमने 44AD 4 और 5। आराम से मैडम, आराम से, बहुत टाइम है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सपोज ये एक बिजनेस की बात हम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हमने ईयर्स नहीं है। सपोज फर्स्ट ईयर में इस बिजनेस की 2 करोड़ की टर्नओवर होती है और इसका प्रॉफिट होता है 9% का। अब क्योंकि 2 करोड़ की टर्नओवर है तो डेफिनेटली ही इज एलिजिबल फॉर 44AD। बाकी चीजें मैं मान के चल रही हूँ कि एलिजिबल है क्योंकि उसकी इनकम 9% है और 44AD 8% करता है तो डेफिनेटली वो ऑप्ट भी करेगा। क्योंकि वो ऑप्ट करता है तो उसको ना तो किताबें मेंटेन करनी है और ना ही उसको किताबों का ऑडिट करना है, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड ईयर में उसकी 1 करोड़ 80 लाख की टर्नओवर हो जाती है, मतलब ही इज एलिजिबल फॉर 44AD और उसका प्रॉफिट 11% का हो जाता है। चलिए, अब क्योंकि 11% है 8% दिखा सकते हैं तो वो फिर से ऑप्ट करता है कि यार मैं तो 8% दिखा दूंगा क्योंकि मेरी है तो 2 करोड़ से कम की टर्नओवर, तो उसको फिर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करनी, उसको ऑडिट भी नहीं करना। अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में उसकी टर्नओवर 90 लाख की है, 90 लाख है मतलब ही इज एलिजिबल फॉर 44AD क्योंकि 2 करोड़ से कम है, लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट 5% है। अब क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट उसका 5% है तो डेफिनेटली वो 44AD में नहीं जाना चाहेगा क्योंकि उसको 8% दिखाना पड़ेगा। तो कहता है नहीं नहीं मैं तो 5% ही दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखा रहा 8%। अब दिस इज द ईयर इन विच ही इज ऑप्टिंग आउट और हमने देखा वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में उसने ऑप्ट इन किया था, जबकि सेकेंड ईयर के बाद उसको 5 साल तक ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे किया विच इज अलाउएबल। लेकिन होगा क्या, जिस साल में उसने ऑप्ट आउट किया, एंड प्लीज माइंड यू ऑप्ट आउट का मेरा मतलब है जब एक बार ऑप्ट इन किया है, तो अगर इन नहीं किया तो आउट नहीं होगा।
तो दिस इज द थर्ड ईयर इन विच ही ऑप्ट्स आउट। अब उसने ऑप्ट आउट कर लिया, तो 4, 5, 6, 7, 8 इन 5 सालों में उसको 44 AD नहीं मिलेगा। ये 5 साल उसके 44 AD सबसेक्शन 4 में आ जाएंगे, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे। 4, 5, 6, 7 और 8 ये जो ईयर्स हैं वो 44 AD 4 में आ जाएंगे। और इसमें बड़ा ही सिंपल सा फंडा था कि आपको नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल हो तो भी आपको नहीं मिलेगा, और आपको बुक्स मेंटेन भी करनी पड़ेंगी और बुक्स ऑडिट भी करानी पड़ेंगी, प्रोवाइडेड कि आपकी टोटल इनकम थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। अब इसमें सिर्फ आपको ये देखना है, आपको मिलना तो है नहीं, चाहे आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो वो तो देखो मत 44 AD में आप जा सकते हो या नहीं, AD 4 में हुआ, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी टोटल इनकम थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या कम है। तो चलिए चौथे साल में आते हैं। 1,90,00,000 की थी, वैसे एलिजिबल था लेकिन ले नहीं सकता, लेकिन उसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो उसको बुक्स मेंटेन भी करनी है, ऑडिट भी कराना है। 5th ईयर में 1,60,00,000 है, देखिए 1,60,00,000 है, एलिजिबल है लेकिन नहीं ले सकता, और उसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो उसको बुक्स भी मेंटेन करनी है, ऑडिट भी कराना है। 6th ईयर में 95,00,000 है, प्रॉफिट उसका 4% है, चलिए वैसे भी नहीं लेता वो, चलो कोई बात नहीं, मिलेगा ही। टोटल इनकम उसकी बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, तो उसको बुक्स भी नहीं मेंटेन करनी और उसको ऑडिट भी नहीं कराना। सिंपल। 7th में आते हैं, 2,10,00,000, वैसे भी एलिजिबल नहीं है और वैसे भी एलिजिबल नहीं है, उसकी टोटल इनकम बेसिक से ज्यादा है, बेसिक एग्जेम्पशन से, तो उसको बुक्स भी मेंटेन करनी है, उसको ऑडिट भी कराना है। ऐसे 8th ईयर में 1,20,00,000 की टर्नओवर है और टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो उसको, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, उसको तो किताबें भी मेंटेन करनी है, किताबें ऑडिट भी करानी है। अब आते हैं 9th ईयर। अब यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी, जो मैंने पहले भी बोला था, वर्ड यूज किया था। जब आप ऑप्ट इन करते हैं तो उसके 5 साल एक्ट आपसे ये उम्मीद करता है कि उसके अगले 5 साल भी आप ऑप्ट इन रहेंगे, उसके अंदर ही रहेंगे, मतलब ये 6 साल का एक ब्लॉक बन गया। और जिस साल आपने ऑप्ट आउट करा, जिस पहले साल में आपने ऑप्ट आउट करा, उसके अगले 5 साल में आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब 6 साल का वो भी एक ब्लॉक बन गया। एक तरह से इन्होंने 6-6 साल के ब्लॉक्स आपके लिए बना दिए। तो ये मेरा 6 साल का ब्लॉक तो निकल गया 8th ईयर में, जो मैं 44 AD में थी, तो फ्रेश स्टार्ट है 9th ईयर में। 9th ईयर में आप 44 AD 4 की परवाह मत कीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि आपको 44 AD में जाना है या नहीं जाना, चॉइस इज योर्स। अब उसकी 1,89,00,000 की टर्नओवर हो जाती है और उसका प्रॉफिट 11% है, तो डेफिनेटली वो 44 AD में जाना चाहेगा, क्योंकि 8% दिखाना है वहां। तो कोई बुक्स मेंटेन नहीं करनी, कोई ऑडिट नहीं करना। 10th ईयर में फिर उसका टर्नओवर 1,49,00,000 का होता है। अब उसका प्रॉफिट 3% है, प्रॉफिट कम है तो वो कम दिखाना चाहेगा, वो 44 AD में नहीं जाना चाहेगा। लेकिन क्योंकि 9th ईयर में उसने ऑप्ट किया था, तो वो फिर से ऑप्ट इन ऑप्ट आउट वाली कैटेगरी में आ जाएगा, वो फिर से 44 AD 4 में आ जाएगा। अब इस बार इस साल में उसको 44 AD 4 के हिसाब से किताबें भी मेंटेन करनी है, ऑडिट भी कराना है, और उसके 5 साल में भी उसको थ्रेश होल्ड देख देख कर अपनी किताबें मेंटेन करनी होंगी और ऑडिट कराना है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। ये हमने एक समरी सी बना दिया है। अगर कोई रेजिडेंट है, कोई असेसी है, क्या वो रेजिडेंट है? अगर रेजिडेंट है तो आगे बढ़ते हैं। क्या वो 10A, 10AA, 10B, 10BA या सी पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6A में कोई डिडक्शन ले रहा है? अगर ले रहा है तो नहीं, अगर नहीं ले रहा तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या वो किसी प्रोफेशन में 44 AA1 वाले में? अगर है तो नॉर्मल में चले जाओ, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या वो कोई कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम ले रहा है? अगर है तो फिर नॉर्मल में चले जाओ, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या वो कोई एजेंसी बिजनेस में है? अगर है तो फिर नॉर्मल में चले जाओ, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब जो उसका बिजनेस है, क्या वो 44 AE वाला है, गुड्स कैरेज वाला? अगर है तो 44 AE में चले जाओ, अगर नहीं है फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब उसका टर्नओवर देखेंगे, टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो नॉर्मल में चले जाओ, अगर नहीं है
नाउ यू कैन ऑप्ट फॉर 44AD। अब आप इस लायक बन गए हैं इतनी सारी कंडीशंस प्रूव करने के बाद कि आप 44AD के लिए एलिजिबल हैं। तो दिस कंप्लीट्स माय 44AD। अब आते हैं 44AE में। मैं कोशिश करती हूँ 44AE और ADA थोड़ा जल्दी जल्दी खींचने की, उसके बाद हम सवाल ले लेंगे क्योंकि आधा घंटा करीब बचा है। 44AE है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। अब इसको पढ़ते हैं, ये थोड़ा ज्यादा मजेदार है। Notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43C, कोई लैंग्वेज जो पहले थी, लाइक खर्चे वर्चे नहीं देते हैं। In the case of an assessee who owns not more than 10 goods carriage at any time during the previous year and who is engaged in the business of flying, hiring or leasing such goods carriage, the income of such business chargeable to tax under the head profits and gains of the business or profession shall be deemed to be the aggregate of the profits and gains from all the goods carriage owned by him in the previous year, computed in accordance with the provisions of subsection 2. ये 8%, 6% की कोई बात नहीं करता। इसने एक मैकेनिज्म दिया है जो सबसेक्शन 2 में आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन इस सबसेक्शन 1 में भी कुछ चीजें ध्यान देने वाली बातें। In case of an assessee who owns not more than 10 goods carriage at any time during the previous year, आपके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज नहीं होनी चाहिए। At any time of the previous year मतलब अगर साल में एक दिन भी आपके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज हो गए तो आपको 44AE नहीं। Throughout the whole year you should be owning not more than 10 goods carriages, ठीक है। Then who is engaged in the business of flying, hiring or leasing such goods carriage, ठीक है, आप इस बिजनेस में हैं। The income of such business chargeable to tax under the head profits and gains of business or profession shall be deemed to be the aggregate of the profits and gains, total profit and gain माना जाएगा, from all goods carriages owned by him. Please take note of the word owned by him. इसमें आप अब इस सेक्शन की ब्यूटी ये है, इस प्रोविजन की ब्यूटी ये है कि आपके पास ट्रक्स हैं, लॉरीज हैं, गुड्स कैरेज हैं और आप इस बिजनेस में हो, लेकिन अगर पूरे साल में आपने 2 दिन भी ट्रक्स चलाए हैं या 2 दिन भी नहीं चलाए, 1 दिन भी नहीं चलाए, तो ये सेक्शन कहीं भी ये नहीं पूछता है कि आपने कितना काम किया है। ये सिर्फ ओनरशिप के बेसिस पर कि आपके पास कितने ट्रक हैं, कितने ट्रक्स के आप ओनर हो, कितनी लॉरीज के आप ओनर हो, उसके बेसिस पर ये इनकम टैक्स कर देता है। मेरे पास बड़े सवाल आए कि पेंडेमिक में, जैसे स्पेशली जब लॉकडाउन हुआ था, तो लोगों के ट्रक चले ही नहीं, खड़े थे, काम ही नहीं हो रहा था, तो उनका कहना था कि भाई इसमें कुछ रिबेट मिलेगी, क्योंकि ये तो अभी आगे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो पर मंथ काउंट करता है। तो अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन है नहीं CBDT की तरफ से कि वो वाली कोई फायदा मिल जाएगा, लेकिन आ जाए तो मुझे पता नहीं, शायद आ जाए कोई ऐसा नोटिफिकेशन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास कितने गुड्स कैरेजेस के आप मालिक हो, आप ओन करते हो, और जितने आप ओन करते हो वो आपके 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इवन फॉर 1 डे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये जो ओन्ड वाली बात है, गुड्स कैरेजेस ओन्ड बाय हिम, इसमें तो थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूंगी, ये मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। ये एक्सप्लेनेशन है जिसमें मीनिंग दे रखा है गुड्स कैरेज हैवी गुड्स व्हीकल का, ये बाद में पढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेनेशन भी जो सबसे नीचे है उसको पढ़ना चाहूंगी। एन एसएसई who is in possession of a goods carriage, whether taken on hire purchase or on installments, and for which the whole or part of the amount payable is still due, shall be deemed to be the owner of such goods carriage. मतलब अगर आपके पोजेशन में है कोई ट्रक, लॉरी, और आप इस बिजनेस में हो, तो अगर आपने हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट में भी वो ले रखा है, तो आप यू विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ दोज गुड्स कैरेजेस। जैसे एज अकाउंटेंट वी ऑल नो कि ये जो हायर परचेज सिस्टम होता है, इसमें आपको हर महीने या हर साल कुछ किराया रेंट देना होता है, लेकिन आपके पास ओनरशिप तभी आती है जब आप सारे पैसे दे देते हो, उससे पहले आपके पास ओनरशिप नहीं आती लीगली। लेकिन इस सेक्शन ने क्लैरिफाई कर दिया
कि if you are in possession of goods carriages which are taken on hire purchase or installments, अगर आपने सारी installments नहीं भी दी हैं तो इस section के लिए for the purposes of this section for computing income under the head 44 AE you will be treated as deemed owner of those goods carriage also. अब आते हैं subsection 2 में जो mechanism देता है कैसे calculate करना. For the purpose of subsection 1 the profits and gains from each goods carriage. अब ये each goods carriage की बात कर रहा है, मतलब आप जितने के भी ओनर हो, आपने हायर परचेज पे ले रखा है या खरीद रखा है, उसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट बीइंग अ हेवी गुड्स व्हीकल, अगर वो हेवी गुड्स व्हीकल है, हेवी गुड्स व्हीकल की डेफिनेशन मोटर व्हीकल एक्ट में आती है. शेल बी एन अमाउंट इक्वल टू 1000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट. जो भी उस ट्रक का वेट है, वो वेट जब आप खरीदते होंगे तो शायद उसमें लिखा आता होगा. और अनलेडन वेट, अनलेडन वेट इसका मीनिंग तो वैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट में है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जब जैसे कोई ट्रक है जिसको आप चला रहे हैं, उसका वेट तो आप ले ही लेंगे ग्रॉस व्हीकल वेट. अगर आप उसके साथ कोई वो क्या कहते हैं ट्रेलर या ट्रेलर लगा देते हैं तो डेफिनेटली ट्रेलर में भी तो आप सामान रखेंगे, उसको भी तो ढोएंगे, तो वो दोनों का जो मिलाकर जो वेट होता है वो माना जाता है. जो भी है ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट 1000 रुपीज पर टन. अगर आपका 2 टन का ट्रक है तो 1000 रुपीज पर टन, 2000 रुपए फॉर एवरी मंथ, हर महीने का, और पार्ट ऑफ अ मंथ. पार्ट ऑफ द मंथ कौन सा? इन ड्यूरिंग विच द हैवी गुड्स व्हीकल इज ओन्ड बाय द असेसी. ये सिर्फ ओनिंग की बात कर रहा है, ये चलने चलाने की बात नहीं कर रहा, चाहे वो बाहर ही खड़ा हो. लेकिन once you have purchased or you have taken on hire purchase the goods vehicle, that will be treated as deemedly owned by you in the previous year, or an amount claimed to have been actually earned from such vehicle whichever is higher. या फिर आप कुछ क्लेम कर रहे होंगे आपने उससे ज्यादा कमाया, ये ज्यादा की बात कर रहा है, कम की बात नहीं कर रहा है. प्लीज टेक केयर. अगर हेवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 रुपीज पर टन ग्रॉस व्हीकल वेट for every month or part of the month in which that is owned by the assessee. तो ये तो इसकी बात हो गई. Other than heavy goods vehicle, अगर heavy नहीं है, दूसरी तरह का है, shall be an amount equal to 7500 for every month or part of the month during which the goods carriage is owned by the assessee in the previous year. इसमें वो per ton वाली कोई बात नहीं है, इसमें उसके वेट से कोई संबंध नहीं है. सिंपली 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ जैसे मैंने ऊपर बताया था वो लगेगा, या फिर और एन अमाउंट क्रेडिट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न फ्रॉम सच गुड्स कैरेज व्हिचएवर इज हायर. अगर इससे ज्यादा आपने कमाया है तो ज्यादा वाला दिखाना है आपको, कम वाला. तो ये मैकेनिज्म है, इससे आपको कैलकुलेट करना. नाउ सबसेक्शन 3 सेज any deduction allowable under the provisions of section 30 to 38 shall for the purpose of subsection be deemed to have been already given full effect and no further deduction under those sections shall be allowed. ये हमने 44 AD में भी पढ़ा था कि कोई दूसरा खर्चा नहीं मिलेगा, provided that. इसमें लेकिन ये प्रोवाइजो आ रहा है जो 44 AD में नहीं था. ये कहता है provided that where the assessee is a firm, the salary and interest paid to its partners shall be deducted from the income computed under subsection 1 subject to the conditions and limits specified under section 40B. तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म हो और अपने पार्टनर को सैलरी या इंटरेस्ट दिया तो वो अलाउएबल होगा, डेफिनेटली सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 40B. नेक्स्ट इज द written down value of any asset used for the purpose of business referred to in subsection 1 shall be deemed to have been calculated as if the assessee had claimed and had been allowed the deduction in respect of the. वही exactly 44 AD वाला. आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, लेकिन आप बना कर रखिए क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही तय. नेक्स्ट, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AA बुक्स मेंटेनेंस वाले एंड 44 AB ऑडिट वाले shall not apply in so far as they relate to the business referred to in subsection 1, and in computing the monetary limits under these sections the gross receipt or as the case may be the income from the said business shall be excluded. ये बड़ा सिंपल है. ये कहता है अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस कर रहे हो और एक बिजनेस आपका ये 44 AE वाला है
तो 44A और AB के पर्पस के लिए बाकी सारे बिजनेसेस में इस बिजनेस की ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर जोड़ने की जरूरत नहीं, उनको आप इंडिपेंडेंटली देखेंगे। इसका मैं बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक बिजनेस है 60 लाख का टर्नओवर है उसमें, और एक मेरा 44AE वाला है जिसमें 45 लाख की मेरी टर्नओवर है। तो अगर मैं 44AE ऑप्ट कर रही हूँ तो जो दूसरा बिजनेस है जिसमें मेरी 60 लाख की टर्नओवर थी उसमें इसको ऐड नहीं करना। आप सिर्फ 60 लाख के बेसिस पर डिसाइड कीजिए कि आपको बुक्स ऑडिट करानी है या नहीं करानी। बुक्स ऑडिट कब करानी है? 1 करोड़ में, तो 1 करोड़ से कम है आपको बुक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। 44AE में वैसे ही जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं 44AE तो आपको दोनों बिजनेसेस ऐड करने पड़ेंगे। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बुक्स ऑडिट करानी है या नहीं करानी। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 करोड़ 5 लाख बन जाएगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। ये दोनों सेक्शन एक साथ हमने इसलिए लिखे हैं सबसेक्शन 7 को और पढ़ देती हूँ। ये एक अच्छी बात कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, an assessee may claim lower profits and gains than the profits and gains specified in subsection 1 and 2। जो मैकेनिज्म दिया था आप चाहें तो उससे कम दिखा सकते हैं। If he keeps and maintains such books of accounts and other documents as required under subsection 2 of section 44AA and gets his accounts audited and furnishes a report of such audit as required under section 44AB। बहुत सिंपल है। अगर आप 44AE के काबिल हैं, एलिजिबल हैं, या तो 44AE में चले जाइए। अगर नहीं जाते तो विदाउट एनी कंडीशन, चाहे आपका लॉस है, चाहे आपके दूसरे हेड्स में कोई इनकम नहीं है, आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और आपको बुक्स ऑडिट भी करवाना है। सिंपल। जबकि 44AD में ये कहा था आपको तब बुक्स ऑडिट करानी है अगर आप उससे कम दिखा रहे हो, अगर आपकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा इनकम होती है तो। अब ये एक्सप्लेनेशन मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि गुड्स कैरेज, गुड्स व्हीकल वेट, अनलेडन वेट, हैवी गुड्स व्हीकल, इनका मीनिंग मोटर व्हीकल एक्ट में आ रहा है। बी मैं पढ़ चुकी हूँ पहले। ये इसकी एक समरी है, इसको भी मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ। इसमें कुछ इश्यूज आते हैं 44AE में। The income of the assessee covered under section 44AE has to be estimated on the basis of relevant provisions of the section. AO cannot calculate the same without following the proper criteria using his own whims and fancies। ये जयपुर बेंच के 2 डिसीजंस हैं। इनमें कुछ ऐसा था कि एओ ने कहा कि नहीं आपने ये गलत दिखाया, वो गलत दिखाया, करा के उसने कुछ अपनी एस्टिमेशन कर दी। तो ITAT ने कहा भाई अगर वो एलिजिबल एसएससी है, वो अगर सारी कंडीशंस फुलफिल करता है 44AE को, तो सिर्फ वही मैकेनिज्म जो सेक्शन में दिया है वही लगेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ ऊट-पटांग नहीं कर सकते। मैं 8% लगाऊंगा, मैं 10% लगाऊंगा, वो किस्सा इसमें नहीं चलेगा। या तो आप कहिए कि वो एलिजिबल नहीं है, तब तो बात अलग है, लेकिन अगर वो एलिजिबल है तो एस्टिमेशन भी इसी के हिसाब से होगा। An assessee is not required to explain the cash deposited in bank accounts if he falls under the specific criteria established for determining the eligible assessee under the given section. Therefore, it is not in dispute that the assessee owns less than 10 vehicles. He is accordingly entitled to offer income under section 44A। इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। जैसे मैंने पहले कहा था 44AD में प्रिजम्पशन का बेसिस है टर्नओवर, क्योंकि टर्नओवर पर आप 8% या 6% दिखा रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि उस टर्नओवर को सब्सटेंशिएट करना आपका काम है। आपको वो टर्नओवर सब्सटेंशिएट करनी पड़ेगी। अगर असेसिंग ऑफिसर आपसे कहता है ना कि बताओ आपकी बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट्स आ रहे हैं उसमें कौन कौन सी आपकी टर्नओवर है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बैंक अकाउंट में बहुत सारे क्रेडिट्स आ रहे हैं, तो असेसिंग ऑफिसर आपसे ये पूछ सकता है साहब ये बताओ ये क्रेडिट्स क्या। तो उन क्रेडिट्स में से आप बताओगे देखो ये तो मेरी टर्नओवर है, 44AD की बात करें तो वो उसका टोटल वही आना चाहिए जिस पर आपने 8% या 6% डिक्लेयर किया। अच्छा, उसके अलावा जो क्रेडिट्स बचते हैं तो डेफिनेटली असेसिंग ऑफिसर ये तो पूछ सकता है कि ये क्रेडिट क्या है भैया, ये भी बताओ। तो मुझे नहीं पता, अगर आप उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए तो आपके ऊपर 68, 69 वगैरह लग सकते हैं, क्योंकि द पॉइंट इज कि बेसिक चीजें तो आपको दिखानी ही पड़ेंगी ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कह दिया मेरी इतनी टर्नओवर है, आपको माननी पड़ेगी। कैश बुक में दिखाओ या बैंक अकाउंट में दिखाओ, कहीं तो दिखाओगे।
लेकिन अगर वही क्राइटेरिया मैं 44 AE में लूं, तो AE में मैकेनिज्म सिर्फ गुड्स कैरेज होल्ड करने की बात करता है, ओन करने की बात करता है। ये नहीं कहता कि आपने एक्चुअली इतने पैसे कमाए हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब असेसिंग ऑफिसर आपसे कहेगा ये सारे क्रेडिट्स एक्सप्लेन करो, करने तो आपको वहां भी पड़ेंगे, तब आप कहेंगे देखो इसको हटा लो, इसको हटा लो, इसको हटा लो, इसको हटा लो, क्योंकि ये तो मेरी टर्नओवर का पार्ट है। बाकी क्योंकि मैं 44 AE में गया हूँ, उसमें मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो मैंने जितने गुड्स कैरेज हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया है, तो ये तो मेरी एक तरफ कर दो, दिस कवर्स दैट। अब जो बाकी बच गए तो ये वो तो आपको यहाँ भी सब्सटेंशिएट करने पड़ेंगे। उनकी एडिशन तो 68, 69 में यहाँ भी हो सकती है, अगर आप ठीक से उसकी जेन्युइननेस, क्रेडिट वर्दीनेस और आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो। Assessee is eligible to choose between declaring a higher income other than income deemed to be earned under section 44E। वो तो सेक्शन में ही लिखा था, अगर एक्चुअली आपने ज्यादा कमाई है तो ज्यादा दिखा दो। It is upon the assessee to choose whichever option he feels like। इस केस में क्या हुआ था, ये दिल्ली बेंच का एक डिसीजन है। इसमें असेसी ने कुछ ज्यादा इनकम डिक्लेयर कर दी, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि मैं तो 44 AE में जाता और वो मैकेनिज्म लगाता तो मैं शायद थोड़ी कम दिखा सकता था, तो उसने रिवाइज कर दी। अब ये वो कहता है कि नहीं, आपकी तो एक्चुअल इनकम वो है। तो बेंच ने कहा कि अगर ये एलिजिबल असेसी है तो जो मैकेनिज्म 44 AE में दिया गया है उसी के बेसिस पर इसकी इनकम असेस होगी। आप ये नहीं कह सकते जो आपने पहले दिखाया था वो आपकी एक्चुअल इनकम। मैं थोड़ा सा इस वाली डिसीजन से हल्का सा डिफर करती हूँ, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रही हूँ। 44 AE ने वर्ड्स यूज किए हैं कि या तो मैकेनिज्म के हिसाब से दिखा दो सबसेक्शन 2 के हिसाब से, या उससे ज्यादा है तो जो आपने एक्चुअली कमाया है। तो मैं ये नहीं कह रही कि जो उसने पहली ओरिजिनल रिटर्न में दिखाया था उसकी वो असेस होनी चाहिए थी, लेकिन वहां से एओ को एक सस्पिशन तो अराइज हो ही सकता है कि शायद इसने एक्चुअली ज्यादा कमाई, तो वो असेसिंग ऑफिसर उससे पूछ सकता है और वहां से इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन शुरू कर सकता है। Subsection 5 of section 44 AE clearly mentions the provisions of section 44 AE, AA and AB shall not apply insofar as they relate to the business referred to in subsection 1। ठीक है, 44 AE पर applicable नहीं होंगे। Therefore, the assessee in no circumstances except not falling within the criteria given under subsection 1 shall be asked to maintain the books of accounts and get them audited। अगर असेसिंग ऑफिसर ये कहता है कि आपको बुक्स मेंटेन करनी थी, ऑडिट कराना था, तो उसके लिए पहले आपको असेसी को इनएलिजिबल असेसी करार देना पड़ेगा। आपको ये रिकॉर्ड पर लाना पड़ेगा कि या तो मैं आई एम ओनिंग मोर देन 10 ट्रक्स या किसी और वजह से मैं एलिजिबल नहीं हूँ। इफ आई एम एन एलिजिबल असेसी एंड आई एम ऑप्टिंग फॉर दैट, यू कैन नॉट इंसिस्ट मी टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और गेट देम ऑडिटेड। The common mistake that one में, ये नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये मैं बोल चुकी हूँ पहले। अब आते हैं 44 ADA पे, इसको भी थोड़ा सा जल्दी करना चाहूंगी। ये प्रोफेशनल्स के लिए बहुत छोटा सा सेक्शन है, बड़ा सिंपल सा है। ये प्रोफेशनल्स के लिए, और ये वही प्रोफेशनल्स की बात करता है जो 44 AA1 में हमने पढ़े थे। 7 प्रोफेशनल्स उसमें प्रोवाइडेड थे और 3-4 जिनके नोटिफिकेशन है। Notwithstanding anything contained in section 48, ये 28, ये वही वाला exactly वही लैंग्वेज होती है हर एक presumptive section में। The case of in case of an assessee being a resident in India, resident होना चाहिए, who is engaged in a profession referred to in subsection 1 of section 44A, 44A1 वाले प्रोफेशनल है आप, and whose gross total receipts do not exceed 50 lakh rupees in a previous year, a sum equal to 50% of such gross total receipts of the assessee in the previous year on account of such profession, or as the case may be, a sum higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by the assessee shall be deemed to be the profit center। बड़ा सिंपल है, अगर आप प्रोफेशनल हो 44 AA1 वाले और आपकी रिसीट्स, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसका 50% आपकी इनकम मान लिया जाएगा। उससे ज्यादा दिखाना चाहते हैं तो आप ज्यादा वाला ऑप्शन तो हर एक सेक्शन में,
एनी डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 30, ये एग्जैक्टली वही है, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, खर्चे नहीं मिलेंगे। अब प्लीज टेक केयर, इसमें वो वाला प्रोवाइजो नहीं है, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तब भी आपको पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट यूज्ड, ये भी एग्जैक्टली वही है। रिटन डाउन वैल्यू इनकम टैक्स के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी एज इफ डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, an assessee who claims that profits and gains from the profession are lower than the profits and gains specified in subsection 1 and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under section 44A1 or and get them audited under section 44A. ये एनेबलिंग प्रोविजन है, मैं पहले पीछे भी पढ़ चुकी हूँ। अगर आप प्रोफेशन में हो, एलिजिबल प्रोफेशन में हो, 44AA1 वाले प्रोफेशन में हो और आपकी 50 लाख से ज्यादा की रिसीट नहीं है, इसका मतलब आप एलिजिबल हैं 44ADA के लिए, लेकिन आप 50% अपनी इनकम नहीं दिखाना चाहते, कम दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन आपको बुक्स मेंटेन करनी है और उनकी ऑडिट भी करवानी है, प्रोवाइडेड कि आपकी टोटल इनकम अंडर ऑल द हेड्स is more than threshold. ये 44ADA को हमने समराइज कर दिया, ये कुछ खास नहीं है। अब कुछ 2-3 चीजें मोटी मोटी सी बता देती हूँ। आई थिंक आई विल बी डन विद माय पीपीटी, उसके बाद हम क्वेरीज ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 44AA में वर्ड्स यूज हैं एवरी पर्सन, 44AB में भी एवरी पर्सन है, तो इसमें सारे पर्सन है। 44AD बात करता है एलिजिबल असेसी हु इज अ रेजिडेंट, ये रेजिडेंट की बात करता है, बाकी कंडीशंस इसमें दे रखी हैं। 44ADA में लिखा है एन असेसी बीइंग अ रेजिडेंट, इसमें रेजिडेंट की बात है। 44AE कहता है जो अप्लाइंग, हायरिंग, रनिंग गुड्स कैरेजेस वाला बिजनेस था, एन असेसी, ये असेसी की बात करता है, तो इसमें इंडिविजुअल, HUF, LLP, पार्टनरशिप, कंपनी सब आ जाएंगे, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे हमने इसकी डेफिनेशंस बता दी, पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 231 में है, एसएससी की 27 में है, रेजिडेंट की 242 में है, 44AD तो सेल्फ कंटेन्ड कोड है, उसमें सारे डेफिनेशन सब दे रखे हैं। चलिए, कुछ छोटी छोटी क्वेरीज जो काफी हमारे पास आ रही थी वो हमने इसमें लिख दी है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का क्या होगा? सब सेक्शन 211(1)(b) में लिखा है एनी पर्सन ऑप्टिंग फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD और ADA इज लायबल टू पे अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15th March of the previous year. Proportionate payment of advance tax on 15 June, 15 September, 15th December is not applicable. बड़ा सिंपल है, सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो 44AD ADA में जाएंगे उनको सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट देनी है 15 मार्च को, जो मानी जाएगी 15 जून, सितंबर, दिसंबर की भी एडवांस टैक्स की पेमेंट मानी जाएगी। एंड प्लीज माइंड यू, इसमें सेक्शन 44AE का जिक्र नहीं है, AE पर नॉर्मल एडवांस टैक्स के प्रोविजंस लगे। Assessee can be asked to explain the turnover declared by him while opting presumptive taxation. Definitely 44AD में तो हो ही सकता है। The answer to this lies with the section applicable on assessee. An assessee is opting for exemption under section 44AD. Then the basic criteria for applicability is the turnover not being more than 2 crores. Since the basis of involves the amount of turnover, the same could be asked to be explained, which is सेल्स बिल, कंफर्मेशन एक्सेट्रा could be provided. ये हम कई बार बोल चुके हैं। इसके कुछ डिसीजंस हैं ITAT के, वो हमने लिख दिए हैं। However, if the assessee is asking for the exemption under section wherein the applicability criteria is different, turnover नहीं है 44AE जैसे, being more than 10, then the assessee cannot be asked to explain the turnover. ये भी मैं बता चुकी हूँ, जब आपके बैंक के क्रेडिट पूछे जाते हैं तो टर्नओवर वाले आप अलग कर सकते हैं। ये तो मेरे टर्नओवर वाले हैं, ये तो मेरी बिजनेस की रिसीट है, जो आप मेरी इसके बेसिस पे तो करते नहीं हो, आप उसके बेसिस पे करते हो पर गुड्स कैरेज के हिसाब से, तो इसको तो एक तरफ कर दो, बाकी देख लो। If an assessee who was eligible for opting the scheme of presumption to take the benefit of the same can apply, ये वो
पीछे भी कवर हो चुका था। इसने शुरू में अपनी एक्चुअल इनकम दिखाई या जो भी इनकम दिखाया, आई डोंट नो, बाद में इसने रिवाइज करी। तो बेंच का ये कहना था कि उसने जो रिवाइज करी है वो माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि दैट इज एज पर द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 44 AE। आप ये नहीं कह सकते कि जो इसने पहले दिखाई थी हम उसको टैक्स करेंगे। अरे वाह गुप्ता जी, मैंने तो खत्म कर दी अपनी पीपीटी। सो आई एम डन विद व्हाटएवर आई हैड विद मी। आई नो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, इतना आसान नहीं है, लेकिन वो चीजें क्लियर तभी होंगी जब कुछ सवाल जवाब अगर हैं तो वो कर सकते हैं, उन्हीं से क्लैरिटी आएगी। कुछ तो है सवाल? हाँ है मैडम। आपको चैट बॉक्स नजर आ रहा है इसमें? चैट बॉक्स कहाँ होता है? चैट बॉक्स साइड में होगा, साइड में चैट बॉक्स नजर आ रहा होगा। भारद्वाज जी, मैं स्टॉप शेयरिंग कहाँ से करूँ, ये एक्चुअली मुझे इतना आइडिया नहीं है। जूम पर तो आई एम टू श्योर कहाँ से क्या करना होता है ये। आई थिंक मेरी स्क्रीन तो स्टॉप हो गई ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। इसमें चैट बॉक्स तो कहीं नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है? ऊपर है क्या? एक सेकंड। चैट, यस ऊपर है, हाँ जी, लेकिन इसमें है कहाँ? मेरे पास तो नहीं आ रहे। You have some queries, मेरे ख्याल से है ही भारद्वाज नहीं। जी एक बार देख रहे हैं मैडम, भारद्वाज जी देख रहे हैं। हाँ जो जी। 54 लिखा हुआ है ना मैडम, जो स्टार सा लगा हुआ है, उसके सामने जो चैट लगा है, उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर चैट बॉक्स खुल रहा है। चैट बॉक्स तो खुल रहा है लेकिन सवाल नहीं है उसमें। सवाल अभी लिखेंगे जब आएंगे। अच्छा, गुप्ता जी आप लिखना है कि एक बार सवाल है कि लिखना कोई ऐसी टेस्ट क्वेश्चन छोटा मोटा दिख रहा है? पहले Whether ना it is- गुप्ता जी ने जो शुरू में बात छेड़ी थी और जो इसका आज के वेबिनार का इन्होंने वो रखा था, प्रिजम्पटिव इनकम हाँ जी, vis-a-vis अनअकाउंटेड इनकम, मिथ वर्सेस रियलिटी, थोड़ा सा हाँ उस जी, पर बोल। हाँ देखिए बिल्कुल मैडम। गुप्ता जी ऐसा है, मिथ तो नहीं है तो रियलिटी, हाँ हाँ, क्योंकि बकायदा बहुत डिटेल्ड प्रोविजंस बनाए गए हैं। और जैसा मैंने बताया कि देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस, बहुत भारी, बहुत ही सिंपल दो लॉजिक्स थे कि भाई छोटे व्यापारियों को टैक्स नेट में ले आओ, इनको परेशान मत करो। अगर इनसे कह दिया ये भी करो ये भी करो, कंप्लायंस करनी पड़ गई और कंप्लायंस का कॉस्ट हो गया तो कोई नहीं आएगा टैक्स नेट में। तो ये एक रीजन था जो सरकार ने उनको नेट में लाने के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बनाया। और दूसरा जो मैं हमेशा कहती हूँ, लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि देखो कुछ भी हो, हमारे जैसे देश में हमारी सरकार के पास भी मैन पावर बहुत कम है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है। तो सरकार ये चाहेगी कि जितनी भी इनके पास मैन पावर है और जितनी भी रिसोर्सेज हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो बड़े असेसीज हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर लगाई जाए, छोटे छोटों पर ना वेस्ट करी जाए। क्योंकि होगा क्या, डाइवर्ट हो जाएगा, आप छोटे छोटों की असेसमेंट कर रहे हो, उनको बुला रहे हो, किताबें ले आ, ये कर ले वो कर ले, तो वो दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ। को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये बनाया कि भाई वालों को ऐसे ही कर देंगे, एक दे देते हैं सिंपल मैकेनिज्म कि आपकी जितनी इनकम है आप उसको 8% दिखा दो, हम मान जाएंगे आपकी, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक था। तो मैं इसको मिथ तो नहीं कहूंगी, इट्स अ रियलिटी। दो जब एक इंटेंशन आती है लेजिस्लेचर की तो वो बड़ी सिंपल होती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं उनको टेक्निकलिटीज इतनी नहीं पता होती। दे हैव अ विजन, उनके पास सिर्फ एक विजन होता है कि भाई देखो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन जब वो बाद में बन के आता है ना, जो नीचे के लोग बनाते हैं, जब वो ड्राफ्ट आता है, जब वो एक्ट आता है या कोई लॉ आता है, तो उसकी कुछ अलग ही कहानी निकल आती है। जैसे हमने पढ़ा है तो सिंपल, कहना तो सरकार का ये है कि आपकी 2 करोड़ से कम है तो दिखा दो 8%, लेकिन उसमें इतने बट्स लग जाते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस राइज हो जाती हैं। जैसे मेमोरेंडम बहुत क्लियरली कह रहा है कि भाई आप 8% दिखा दो या 6% दिखा दो, हम आपसे किताबें भी नहीं मांगेंगे और हम आपसे ऑडिट भी नहीं कराएंगे। तो इट्स अ फैक्ट कि आप नहीं मांग सकते। लेकिन यहाँ पर वही वाला सवाल आ जाता है जो आप उठाते हैं या बहुत सारे लोगों ने उठाया कि भाई इसका क्या मतलब है, मैं 2 करोड़ आपकी अपनी इनकम दिखा दूं, 2 करोड़ मेरे पास आए हैं, मेरे बैंक में आए हैं, अब मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं करा, मेरा कोई खर्चा हुआ ही नहीं,
तो क्या मैं 8% दिखा के एक तरफ हो जाऊं कि भाई मैं तो 8% मेरी इनकम है क्योंकि मैं एलिजिबल हाँ। एसएससी। हाँ, यही हमारा लेकिन क्वेश्चन था। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, मैं समझ रही हूँ ये क्वेश्चन हर बार आता है, बार बार आता है। हाँ, हाँ। लेकिन देखिए इसमें मेरा जवाब ये है, अगर मैं लीगली बात करूं और मैं सेक्शन में जाऊं तो सेक्शन में बहुत क्लैरिटी है कि अगर आप एलिजिबल एसएससी हो, एलिजिबल बिजनेस हो, आप सब कुछ आप एलिजिबल हो, आपके पास है, आप सारे कंडीशंस फुलफिल करते हो, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कितना खर्चा हुआ, आप सिर्फ आपसे टर्नओवर पूछी जा सकती है। लेकिन मेरा ये कहना आता है कि जब प्रैक्टिकली आप करते हो ना, मान लीजिए सपोज ये सवाल बकायदा राइटिंग में आया हुआ है, किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई 2 करोड़ रुपए मेरे पास आए, उसको मैं दिखा दूं 44 AD में, मेरे बैंक में आ रहे हैं वो पैसे। बट द पॉइंट इज भाई, जैसे मैंने कहा कि बैंक अकाउंट तो वो मांगेगा ही आपसे, बैंक अकाउंट कैश बुक तो मांगेगा कि भाई आप अपनी टर्नओवर दिखा दो, जिसमें आप कहोगे जी देख लो ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें ये 2 करोड़ रुपए आए। जब उसके हाथ में बैंक अकाउंट आएगा तो वो ये भी कहेगा तूने तो एक भी पैसे नहीं निकाले यार, बिना खर्चे के काम हो जाता है तुम्हारा। तो यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी हवा में उड़ जाओगे कि हाँ जी हाँ, तब वो रिकॉर्ड पर लाएगा कि ये बिजनेस नहीं है, ये कुछ और है, ये 2 करोड़ रुपए बिजनेस में नहीं आए हैं, ये कहीं और से आए हैं, मैं तो इसको 68 में लेके जाऊंगा या 69 में लेके जाऊंगा। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एज अ प्रोफेशनल। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो लीगली तो मेरे लिए कहना बहुत आसान है, किताब में लिखा है कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है प्रैक्टिकली कि कोई नहीं पूछेगा। यू शुड बी रेडी फॉर एवरी इवेंचुअलिटी, एवरी सिचुएशन अराइजिंग देयर ऑन। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 करोड़ है तो मैं 2 करोड़ पे 8% टैक्स देकर निकल, नो नॉट एट ऑल, अनलेस क्या वाकई में कोई ऐसा बिजनेस होता है कि जिसमें एक पैसे का भी खर्चा ना हो। तो हमारे ऑफिस में इसका थ्रेडबेयर हो रहा था, तो मेरे एक बच्चे ने बोला कि मैडम बिना खर्चे के बिजनेस तो नहीं होता, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हम तो मर्केंटाइल सिस्टम में चलते हैं, तो मेरा इस साल में नहीं हुआ इसलिए मैंने बैंक से पैसे नहीं निकाले, मुझे अगले साल में करने पड़ेंगे। तो आप कह तो कुछ भी दो, पर आप जो भी कहोगे वो आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। ही तो कुछ तो किसी चीज का तो खर्चा होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 करोड़ मेरी टर्नओवर है मैं खर्चा नहीं करता। नो, दैट विल बी टेकिंग द एक्ट टू अ वेरी रिडिकुलस एक्सटेंट कि भाई नहीं दो आई से मेरा ही लिखा हुआ है, वो जो नंदलाल पोखली वाला जो डिसीजन है वो मेरा ही लिखा हुआ है, और ऐसा नहीं है, इट्स अ गुड डिसीजन। आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा अच्छे वो दे रखे हैं, समाव मैं पढ़ती हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि मैंने लिख दिया, लेकिन द पॉइंट इज कि आप रबड़ को इतना नहीं खींच सकते कि वो टूट जाए। दैट इज माय एडवाइस। अब प्रैक्टिकली देखो, लीगली मैं तो वकील हूँ, मैं तो बोल दूंगी कि मत दिखाओ, कोई बात नहीं, कौन सा कह रहा है, बट नहीं, दैट इज माय रिस्पॉन्स। चलिए, कोई सवाल तो नहीं है इसमें, चैट बॉक्स में तो कुछ नहीं है। There is no question in the chat box. चलिए, तो गुप्ता जी नजर नहीं आ रहे आप लोग मुझे। हाँ, वो एक्चुअली मैडम हम लोग भी अपने आप को वीडियो भी ऑफ कर लेते हैं ना, तो अभी ऑन किया मैंने। उससे बैंडविड्थ थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। तो अब भारद्वाज जी आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? नहीं, मैंने तो सब कुछ बोल दिया। बाकी मेरी आप लोगों से ये विनती होगी कि अगर किसी का भी कोई भी सवाल आए आपके पास तो आप मुझे फॉरवर्ड करते हैं, हम उसका जवाब देंगे। एक सवाल आया है सर सुरेंद्र कुमार जी का, कहते हैं पर्सन फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 44 AD फॉर असेसमेंट ईयर 1920 हैविंग ट्रेडिंग, but for assessment year 2021 having only commission income, he cannot opt for 44 AD definitely and file return as normal and maintain books of accounts. But for assessment year 21-22 he again normal trading can he opt for? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है। उनका कहना है कि एक साल में तो मैंने ऑप्ट कर लिया 44 AD में, और अगले साल में मैंने ऑप्ट नहीं किया, और उस ऑप्ट ना करने का रीजन ये था कि मैं
सबसेक्शन 6 में आ जाता हूँ, मेरी कोई कमीशन इनकम हो जाती है, बिल्कुल इस ठीक। वजह से मैं एलिजिबल नहीं रहता। तो क्या मैं उससे अगले साल में ऑप्ट कर सकता हूँ या वो 5 साल वाला बार मेरे ऊपर लगेगा? इसके लिए सुरेंद्र कुमार जी, एक तो मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लोग ये सवाल इस तरह के पूछ नहीं पाते हैं। इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी, अगर आप पढ़ने में विश्वास रखते हैं तो एक्ट में जाइए, 44 AD 4 और 5 पढ़िए, 4 पढ़िए, सबसेक्शन 4, उसमें बड़ा क्लियरली वर्ड लिखा हुआ है एन एलिजिबल एसएससी। उसमें एन एलिजिबल एसएससी एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कोई भी एलिजिबल एसएससी, और एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताई थी, इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म, those who are not claiming deduction under section 10A, 10AB वगैरह, that's all, वो एलिजिबल एसएससी होता है। और एलिजिबल बिजनेस की बात नहीं आ रही है 44 AD 4 में, लेकिन ये लिखा है कि एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर नहीं करता प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44 AD, उसका रीजन नहीं लिखा। तो ये मेरी पर्सनल व्यू है। देखो अभी बाद में जब ज्यूरिस्प्रूडेंस आएगा तो कुछ डिफरेंट भी आ सकता है। मेरा ये मानना है कि किसी भी वजह से एक बार ऑप्ट करने के बाद अगले साल आप ऑप्ट नहीं कर पाते, लेकिन आप एलिजिबल एसएससी हैं, फिर भी आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं और पार्टनरशिप हैं और वो वाले डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपने एजेंसी बिजनेस कर लिया या आपकी कोई कमीशन इनकम आ गई तो आप एक तरह से ऑप्ट आउट कर गए, देन ऑल्सो यू विल बी कमिंग अंडर सबसेक्शन 4। उसके बाद अगले 5 साल आप नहीं लिख सकते। दिस इज माय पर्सनल व्यू, जितनी लैंग्वेज जो भी मैं जितना इंटरप्रेट उसको कर पा रही हूँ, ये मेरा मानना है। आपकी कोई और राय आए तो मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा। बस ये एक ही सवाल था गुप्ता जी इसमें तो। Any more question? Members are requested to put questions if you have any doubt. आप खुद को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, I think there is no more question. Madam, we are highly thankful to you for such a wonderful deliberation. बहुत अच्छे से सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस किया और हमें नहीं पता था कि हमारे पड़ोस में ऐसा हीरा भी है। हम कोशिश करेंगे कि भाई फ्यूचर में कभी भी जब भी हमें कोई डाउट होगा तो वी शैल टेक बेनिफिट ऑफ योर डाउट। बहुत अच्छा लगा मुझे सारी चीजें। और भारद्वाज जी मैडम ने एक बुकलेट भी निकाली थी, तो वो बुकलेट जो है आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद मोर देन 100 मेंबर्स। बहुत सारे मेंबर जो शास्त्री नगर स्टडी सर्कल से मुझे बुकलेट आई थी, सतीश गुप्ता जी ने 65 पेजेस की बुकलेट थी वो, तो दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद सो मेनी पीपल। बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ गए, कोई 50-60 जिनको मैं जानती हूँ, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट। That was so nice of you. So we are highly thankful to you for sparing your valuable time for guiding our members. And now we are formally ending the seminar. I am also thankful to all the participants for making this event a successful evening. Thank you very much. And about our study circle also. भारद्वाज जी थोड़ा स्टडी सर्कल के बारे में, जो YouTube चैनल है उसको भी लोग सब्सक्राइब कर दें। हमने एक YouTube चैनल चालू किया है त्रिनगर केशवपुरम CP स्टडी सर्कल के नाम से। जो भी सेमिनार होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हम सारी नेक्स्ट मॉर्निंग तक उस पर अवेलेबल करा देते हैं। तो कोई भी मेंबर अगर दोबारा से मैडम के व्यूज या कोई भी स्पीकर के व्यूज सुनना चाहे तो रिकॉर्डिंग वहां पर अवेलेबल होगी। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। त्रिनगर केशवपुरम CP स्टडी सर्कल के नाम से YouTube चैनल है। And with the permission of the speakers, we post the data there. तो मैडम की भी हम परमिशन चाहेंगे कि भाई आज की जो रिकॉर्डिंग है उसको वहां डालने के लिए परमिशन दें। बिल्कुल कीजिए, नो परमिशन की जरूरत। Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay.